अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सेशन है साइंटिफिक राइटिंग फ्रॉम रिसर्च टू पब्लिकेशन। सबसे पहले मैं अपना तारुफ करवाता चलूँ। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नमान खालिद है। पीएचडी मेरी प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में है और इसके साथ साथ मैं दो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को रन कर रहा हूँ, गैप्साई ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ प्लांट साइंटिस्ट एंड खालिद फार्म्स। और आज के हमारे सेशन में कोलैबोरेशन की है पीएसपीबी ने, पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ प्लांट ब्रीडर एंड जेनेटिसिस्ट में। आज हमारा 26वां सेशन है गैपसाई के प्लेटफॉर्म से और आज के सेशन का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज के सेशन को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैंने साइंटिफिक राइटिंग फ्रॉम रिसर्च टू पब्लिकेशन स्टार्ट करने से पहले मैंने अपना रिसर्च गेट का स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर किया है ताकि मैं पब्लिकेशन के हवाले से, साइंटिफिक राइटिंग के हवाले से अपना बैकग्राउंड आपके साथ शेयर कर सकूं, फिर मैं इस सेशन को स्टार्ट करूं ताकि आपके लिए थोड़ा सा इंटरेस्ट इसमें पैदा हो कि मेरी साइंटिफिक राइटिंग, पब्लिकेशन और इस वाले से एक अच्छी ग्रिप है। तो मैं अपना जो एक्सपीरियंस है, जो चीज़ें मैंने देखी हैं, कि जो ट्रिक्स देखी हैं कि जिसके साथ पब्लिकेशन जल्दी हो जाती है या क्या वजूहात होती हैं कि पेपर आपका रिजेक्ट हो जाता है, कॉमन मिस्टेक्स, वो सारी चीज़ें कोशिश करूँगा कि आज के सेशन में आपके साथ कवर करूँ। आज का सेशन तो हमारा तकरीबन घंटे के करीब का होगा, तो इसके अंदर हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे चीज़ों को कवर करें। साइंटिफिक राइटिंग जो है एक बड़ी वास्ट डोमेन है, ठीक है। तो इसको एक सेशन के अंदर कवर कर पाना बहुत मुश्किल काम है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक ही सेशन में जो है वो ज़ीरो से हीरो बन जाएं तो ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उनके लिए एक जो है वो ट्रिक्स या जो मेन जो की पॉइंट्स हैं वो मैं कोशिश करूँगा कि वो मैं शेयर करूँ ताकि जो है वो ये जो पूरा सेशन हो इसमें जो है आपके लिए फ्रूटफुल रहे और आपका जो है इसके अंदर इंटरेस्ट बना रहे। तो सबसे पहले ये मेरा रिसर्च गेट का आपके सामने स्क्रीनशॉट है जिसमें मेरा स्कोर है तकरीबन 1400 से ऊपर स्कोर है, 618 साइटेशंस हैं और 13 इंडेक्स है, एच इंडेक्स। और इसके साथ साथ जो टोटल पब्लिकेशंस हैं मेरी वो 85 हैं। अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं शेयर कर दूं पब्लिकेशन के हवाले से। सबसे पहली जो पब्लिकेशन थी, मुझे आज भी याद है कि हमने जो है वो 2017 में पहला पेपर मिला था अपने क्लास फेलोज़ के साथ मिलकर। और वो जो पेपर जब हमने सबमिट करवाया था तो वो हमारा पहला पेपर जो था वो 2018 के तकरीबन स्टार्ट में पब्लिश हुआ था। ये हमारा पहला पेपर था, पहली पब्लिकेशन थी। तो 2017 से स्टार्ट लिया, 2017 से इसको हमने इस सफ़र को जारी रखा है। तो अब 2026 तक आके इस लेवल तक पहुँचे कि हमारा जो स्कोर है वो 1000 प्लस गया है। तो इसमें जो जो चैलेंजेस मैंने फेस किए, जो जो प्रॉब्लम्स, जो मिस्टेक्स और जो वो की पॉइंट्स है जिनकी वजह से हम जो है वो ग्रैब कर लेते हैं कि फ़ौरन पब्लिकेशन जो है हमारी एक्सेप्ट हो जाती है, तो वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, ये जो रिसर्च गेट का स्कोर होता है ये बेसिकली डिपेंड करता है आपकी साइटेशंस के ऊपर। और उसको जो साइटेशन से मुराद ये है कि आपका जो वर्क था वो कितने लोगों ने आगे साइट किया है, कितने लोगों ने आपके वर्क को जो है वो रीड आउट किया है और कितने लोगों ने इसको रिकमेंड किया है। तो ये ओवरऑल जो 1446 स्कोर है, ये चार इसके मेजर पार्ट्स हैं। साइटेशंस कितनी हुई हैं, रिकमेंडेशंस कितने लोगों ने इसको रिकमेंड किया है, फुल टेक्स्ट रीड्स जो हैं वो कितनी है, कितने लोगों ने पूरा पेपर डाउनलोड किया है और फिर उसको रीड आउट किया, तो ये फुल टेक्स्ट रीड में आ जाता है। और अदर रीड्स में ये होता है कि सिर्फ लोगों ने जो वो आपका अब्स्ट्रैक्ट पढ़ा है, बस पेपर को खोला है, देखा और उसके बाद उसको पूरे लेंथ रीड आउट नहीं की, तो वो अदर रीड्स में आ जाता है। तो ये चार मेजर पॉइंट्स होते हैं, ये चार मेजर पॉइंट्स मिलकर आपका जो रिसर्च इंटरेस्ट स्कोर बनाते हैं। तो जैसे जैसे आपका स्कोर बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपकी विजिबिलिटी भी बढ़ती जाती है, आपकी साइटेशंस भी इंक्रीज़ होती हैं, आपकी रीड्स भी इंक्रीज़ होती हैं। और इसके साथ साथ मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि जिन लोगों का रिसर्च गेट का अकाउंट है वो मेरा प्रोफाइल लाजमी विज़िट करें और जो जो पब्लिकेशन आपको अच्छी लगे आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं। इससे क्या है कि आपकी विजिबिलिटी इंक्रीज़ होती है, साइटेशन इंक्रीज़ होती हैं, रीड्स इंक्रीज़ होती हैं और ओवरऑल आपका स्कोर इंक्रीज़ होता है। अच्छा, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ साइंटिफिक राइटिंग। तो साइंटिफिक राइटिंग है क्या? साइंटिफिक राइटिंग इज़ अ स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन या अ स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ कम्युनिकेटिंग साइंटिफिक नॉलेज बेस्ड ऑन एविडेंस। सबसे अहम चीज़ लॉजिक एंड रीप्रोड्यूसेबल रिसर्च, ये है साइंटिफिक राइटिंग की रिसर्च। और जब आप साइंटिफिक राइटिंग की रिसर्च की तरफ जाते हैं, साइंटिफिक राइटिंग की तरफ जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो पेपर या जो
चीज़ पब्लिकेशन की तरफ लेके जा रहे हैं वो एक क्लियर हो, आपको पता हो, कंसाइज फॉर्म में हो। ये ना हो कि आप 70 80 50 पेजेस का डॉक्यूमेंट उठा के उसको लेके जा रहे हैं पब्लिकेशन की तरफ। उसके अंदर एक्यूरेट रिजल्ट्स होने चाहिए, कोई चीज़ उसके अंदर गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो चीज़ जब आपकी पब्लिश हो जानी तो सब लोगों ने उसको देखना है, उसको फॉलो करना है, उसको साइड करना है, उसको देख के अपने एक्सपेरिमेंट जो है वो डिज़ाइन करने हैं। तो हमेशा एक्यूरेट होनी चाहिए और लॉजिकल होनी चाहिए और एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी चीज़ ऐसी ना हो आपके पेपर के अंदर जो एविडेंस बेस्ड ना हो, ठीक है, लॉजिकल ना हो, एक्यूरेट ना हो। और आपका वर्क ऐसा होना चाहिए जो रिप्रोड्यूसेबल हो, जो दोबारा किया जा सकता हो, जिससे इंडस्ट्री को फ़ायदा हो, बाकी कम्युनिटी भी उससे जो है वो फ़ायदा उठा सके। और ये सारी चीज़ें बेस कर रही होती हैं कि सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस ऑब्जेक्टिव की बुनियाद पे आपने अपना रिसर्च प्लान किया, रिसर्च एक्सपेरिमेंट किया और फिर आप उस रिसर्च एक्सपेरिमेंट को आगे साइंटिफिक राइटिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। अच्छा भाई, साइंटिफिक राइटिंग क्यों ज़रूरी है? साइंटिफिक राइटिंग करके करना क्या है? तो एक पंजाबी की कहावत है कि जी, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। आपने 10 साल रिसर्च की, बहुत सारी वैरायटीज़ बना ली, बहुत काम किया, आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन अगर उसको लोगों ने नहीं देखा, आपके नाम से नहीं देखा, तो फिर उसका क्या फ़ायदा। तो आपकी एक कह लें कि साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर आप एक पहचान बनाने के लिए आपने अपना जो भी रिसर्च एक्सपेरिमेंट या जो भी आइडिया है उसको आपने पब्लिकेशन फॉर्म में लाजमी लेके आना है, ताकि आपकी साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर एक पहचान बन सके। तो वाई साइंटिफिक राइटिंग मैटर्स, इसकी तरफ हम आ जाते हैं। साइंटिफिक राइटिंग क्यों मैटर करती है और ये हमें किन स्टेप से गुजर के साइंटिफिक राइटिंग की तरफ आना चाहिए। सबसे पहले रिसर्च है। अच्छी रिसर्च होगी तो आप अच्छी साइंटिफिक राइटिंग कर सकते हैं। अगर आपकी रिसर्च ही नहीं अच्छी, वो किसी एविडेंस बेस ही नहीं है, कोई उसका ऑब्जेक्टिव ही क्लियर नहीं है आपको, और फिर आप जो है वो मुंह उठाए आपने रिसर्च की और फिर आप कह रहे हैं कि मेरी एक कोई बहुत अच्छी पब्लिकेशन निकल जाए, कोई बहुत बड़ा जर्नल जो है वो इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल उसको एक्सेप्ट कर ले, स्कोपस इंडेक्स में Q1 Q2 कैटेगरी में चला जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो रिसर्च आपकी अच्छी होगी, रिसर्च का लेआउट अच्छा होगा, उसके बाद आपका राइटअप अच्छा होगा। उस राइटअप अच्छे की बुनियाद पे आपका वो पेपर पब्लिकेशन की तरफ जाएगा। जब आपका पेपर पब्लिश हो जाएगा फिर वो कम्युनिकेशन की तरफ जाएगा, यानी कम्युनिकेट करेगा, वो डिफरेंट सर्च इंजन्स में आएगा, बड़ी बड़ी डेटा बेसिस में आएगा। लोग उसको देखेंगे, आपके वर्क को देख के फिर जो है उसको अपने एक्सपेरिमेंट जो है वो उससे डिज़ाइन करेंगे, या जो उससे कुछ ना कुछ वो कंक्लूड करके आगे जो है वो मज़ीद हाइपोथेसिस बनाएंगे। इससे क्या होगा कि आपकी ये जो साइंटिफिक राइटिंग है एक इम्पैक्ट डालेगी सोसाइटी के अंदर। बेशक ये इम्पैक्ट एक बहुत छोटा सा होगा, लेकिन ये इम्पैक्ट ज़रूर डालेगी। तो इसलिए साइंटिफिक राइटिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। और गुड साइंटिफिक राइटिंग जो रिसर्चर्स को हमेशा हेल्प आउट करती है, वो किस तरह हेल्प आउट करती है, उसके कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं कि कम्युनिकेट डिस्कवरीज। कोई भी डिस्कवरी होती है तो उसको साइंटिफिक राइटिंग में लाया जाता है, क्योंकि साइंटिफिक राइटिंग के अंदर कोई न्यू जीन फैमिली डिस्कवर हो गई है, किसी का क्यों कोई न्यू रोल जो है वो डिस्कवर हो गया है, ठीक है, तो कोई नया जीन दरियाफ्त हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो डिस्कवरीज हो रही होती हैं, तो ये सारी साइंटिफिक राइटिंग के थ्रू कम्युनिकेट होती हैं, और हमेशा साइंटिफिक राइटिंग के थ्रू पता चलता है कि बाज़ का ऐसा होता है कि आप एक जीन फाइंड आउट करके कहें कि ये मैंने फर्स्ट टाइम फाइंड आउट किया, इससे पहले इसको किसी ने फाइंड आउट नहीं किया, तो वो साइंटिफिक राइटिंग हमें बताएगी कि ये जो जीन था ये तो आज से 10 साल पहले उस साइंटिस्ट ने जो है वो उस रिसर्च इदारे के अंदर इसको पहले से फाइंड आउट किया हुआ, तो वो जो है वो सेहरा उस साइंटिस्ट के सर पे बंधेगा। और अगर आपने कोई डिस्कवरी कर ली और उसको साइंटिफिक राइटिंग में नहीं लाए, तो वो फिर आप कभी भी उसको प्रूव नहीं कर सकते कि ये जो मैंने डिस्कवरी की है। तो लिहाजा जो भी डिस्कवरी करेंगे वो साइंटिफिक राइटिंग के थ्रू पब्लिश होनी चाहिए, तभी जो है वो आपके नाम के साथ पब्लिश होगी, तभी आपके नाम के साथ जुड़ेगी। अगर आपने उसको अपने नाम के साथ नहीं जोड़ा, पब्लिश नहीं किया, तो उसका जो है वो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, यही जो साइंटिफिक राइटिंग होती है ये आपका साइंटिफिक रेप्यूटेशन जो है वो बिल्ड करती है, यानी इसी की बेस पे पता चलता है कि इसने इतना रिसर्च वर्क किया है, इसकी इतनी वैराइटीज़ जो अप्रूव्ड हैं वो इस इम्पैक्ट, ये इतना सोसाइटी में इम्पैक्ट रखती हैं, इतने एरियाज़ पे लग रही हैं। और ये जो वैरायटी है ये जो है वो स्ट्रेस जो वो सलिनिटी टॉलरेंट है, हीट टॉलरेंट है, या वो जो है वो मतलब जो भी आपका काम है वो जब पब्लिश होता है तो फिर पता चलता है कि वो किस लेवल का है, क्या उससे रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या उससे कंक्लूड हो रहा है। तो उससे क्या होता है कि हमें ऑब्टेन फाइंडिंग्स, रिसर्चर्स को फाइंडिंग्स मिलती हैं कि भाई ये जर्म प्लाज्म इसके लिए स्क्रीन आउट होगा, ये इसके लिए इस फैक्टर के लिए टॉलरेंट है और इस फैक्टर के लिए जो है वो ससेप्टिबल है।
तो ये क्या साइंटिफिक राइटिंग जो है एक अपना रोल प्ले करती है पॉलिसी डिसीजंस के अंदर, ठीक है। जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, ज़ाहिर सी बात है वो इसके वजह से डिसीजंस लेते हैं। नो डाउट कि ये एक छोटा सा पार्ट इसमें प्ले करती है, लेकिन प्ले ज़रूर करती है। अच्छा, साइंटिफिक राइटिंग आपको हेल्प आउट करती है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के लिए, ठीक है। और इंक्रीज साइटेशंस, ठीक है। आपका वर्क जो है वो जितना साइट होगा उतना आपकी रेप्यूट बढ़ेगी, उतना इम्पैक्ट ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। वो तभी होगा जब आपने अच्छा काम किया होगा और उसका कोई ना कोई सोसाइटी को कोई बेनिफिट हो रहा होगा, ठीक है। कोई इम्पैक्ट उसका होगा, तो तभी वो जो है वो वर्क ज़्यादा साइट आउट होगा। और आखिर में जो है वो इन्फ्लुएंस फ्यूचर रिसर्च, के जो फ्यूचर रिसर्च जो है उसके लिए इन्फ्लुएंस, जब भी उसने फ्यूचर रिसर्च किसी बंदे ने करनी है, उसने हमेशा पहले सर्च आउट करना है कि इसके ऊपर कायम हुआ है, नहीं हुआ, कैसे हुआ है, किस मटेरियल्स एंड मेथड को फॉलो किया गया है, उससे क्या कंक्लूजन आया है, मुझे कैसे करना है, मैंने क्या चेंजिंग लेके आनी है, मैं इसको कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकता हूँ, उसमें क्या मसला था, उसके रिज़ल्ट जो हैं वो जो हैं वो मुझे सही लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, मुझे जो उसके रिजल्ट नहीं से लग रहे, तो मैंने इसको इस तरीके से करना है, ठीक है। वो जो जो भी चीज़ें फ्यूचर रिसर्च जो है वो इसी के ऊपर प्लान होती हैं, ठीक है। गुड रिसर्च डिजर्व्स गुड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो जितनी अच्छी रिसर्च होगी उतनी अच्छे तरीके से वो पब्लिश होगी और उतना ही वो जो अच्छा कम्युनिकेट करेगी सोसाइटी के अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ साइंटिफिक पब्लिकेशंस की तरफ, कि साइंटिफिक पब्लिकेशंस कितनी तरह की होती हैं। बहुत सारी इसकी साइंटिफिक पब्लिकेशंस की टाइप्स हैं, ये मैंने मैक्सिमम शेयर करने की कोशिश की है आपके साथ। सबसे पहले पे आ जाते हैं रिसर्च आर्टिकल। जितने भी रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो पब्लिश होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च आर्टिकल, रिसर्च पेपर भी उन्हीं को कहा जाता है, ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल भी उनको ही कहा जाता है। उसके बाद रिव्यू आर्टिकल आ जाता है। रिव्यू आर्टिकल बेसिकली होता है कि पहले से नॉलेज मौजूद होता है, उसको आप एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करते हैं, उसको एक जगह पे सिंथेसाइज करते हैं और उससे कोई आप एक कंक्लूजन देते हैं, तो वो रिव्यू आर्टिकल है। ऑलरेडी जो रिसर्च पेपर्स पब्लिश थे, कोई 50 60 70, तो वहाँ से आपने डेटा कंक्लूड किया और उस सारे डेटे को एक पेपर की फॉर्म में जब आप लेके आते हैं, राइटअप की फॉर्म में लेके आते हैं, तो वो आपका रिव्यू आर्टिकल बन जाता है। सिस्टमेटिक रिव्यू जो है वो रिव्यू आर्टिकल की एक एडवांस फॉर्म होती है, और ये कह लें कि एविडेंस सिंथेसिस होती है उसी स्ट्रक्चर्ड डेटे की, तो ये उसकी एक एडवांस फॉर्म है। जिसने स्टार्ट लेना है तो वो रिव्यू आर्टिकल से स्टार्ट ले, डायरेक्ट सिस्टमेटिक रिव्यू पे जाने की ज़रूरत नहीं है। मेटा एनालिसिस के अंदर क्या होता है कि ऑलरेडी जो आपका डेटा मौजूद होता है, उस बड़े डेटे को एक जगह पे जो है वो पूल करके एक जगह पे एनालाइज करके उससे जो वो रिजल्ट्स जनरेट किए जाते हैं, कंक्लूजन जनरेट किए जाते हैं, ठीक है। तो मेटा एनालिसिस के अंदर आप हज़ारों पेपर्स को जो है वो एक ही टाइम में एनालाइज करके उससे कोई न्यू जो है वो न्यू आइडिया या कंक्लूजन जो है उससे जनरेट करते हैं कि भाई ये जो 1000 पेपर पब्लिश हुए हैं, तो इसका डेटा जो है ना ओवरऑल हमें ये आइडिया दे रहा है, ठीक है। शॉर्ट कम्युनिकेशन, हमेशा वो जो आपकी रिसर्च फाइंडिंग होती है उसको शॉर्ट 2 3 मैक्सिमम या 4 पेजेस की जो होती है उसके अंदर आपने उसको ब्रीफ किया था, तो इसको शॉर्ट कम्युनिकेशन कहा जाता है। शॉर्ट कम्युनिकेशन भी आपकी पब्लिकेशन के अंदर आती है। केस स्टडी के अंदर कोई एक स्पेसिफिक केस होता है, कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन होती है, उसको आपने स्टडी किया होता है, तो ये भी एक कह लें कि पब्लिकेशन की एक टाइप है। मेथड्स पेपर क्या होते हैं कि जी आपने कोई न्यू मेथड डेवलप कर लिया है, ठीक है। कोई टिश्यू कल्चर का नया मेथड डेवलप कर लिया है, जीन ट्रांसफ़र का न्यू मेथड डेवलप कर लिया है, ठीक है। कोई लैब के अंदर एक कोई नया प्रोटोकॉल आपने सेट किया है, खुद सेट किया है आपने, किसी प्रोटोकॉल को आपने ऑप्टिमाइज़ किया है, उसको कैसे ऑप्टिमाइज़ किया है, क्या क्या उसके अंदर चेंजेस लेके आए, तो इसके लिए आप मेथड्स पेपर जो है वो पब्लिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कॉन्फ्रेंस पेपर। कॉन्फ्रेंस पेपर जो होते हैं ये क्या होते हैं कि ये जो कॉन्फ्रेंस हुई होती है उसके अंदर जो कम्युनिकेशंस होती हैं, आप उसको जो है उसके अंदर एक जगह पे उसको कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। बुक चैप्टर्स आ जाते हैं। बुक चैप्टर्स के अंदर जो है वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज आ जाता है आपका, ठीक है, बुक्स के अंदर, ठीक है। बुक्स आ जाती हैं, आर्टिकल्स आ जाते हैं, अब्स्ट्रैक्ट भी सिर्फ पब्लिश हो जाते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट साइंटिफिक पब्लिकेशंस की टाइप्स हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़ोर होता है या जो सबसे ज़्यादा कह लें कि तवज्जो दी जाती है वो रिसर्च पेपर्स और रिव्यू पेपर्स में दी जाती है। और अगर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा वर्थ किसकी होती है, तो वो होती है रिसर्च पेपर की वर्थ ज़्यादा होती है रिव्यू पेपर की बनिस्बत, ठीक है।
बहुत सारी जगह पे ये मेंशन होता है कि रिव्यू पेपर अपनी सीवी के अंदर मेंशन ना करें, या जो मतलब हर जगह नहीं होता, लेकिन कह लें कि किसी किसी स्पेसिफिक जगह पे ऐसे हो सकता है। वरना रिव्यू पेपर का जो आपका इम्पैक्ट फैक्टर है वो आपका काउंट होगा, पब्लिकेशन में काउंट होगा, लेकिन किसी किसी जगह पे किसी स्पेसिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में अप्लाई करते हुए कभी कभी ऐसा आपके सामने आ जाता है, लेकिन मोस्टली 80 to 90% ऐसे नहीं होता। ठीक है। अच्छा, जब हमने साइंटिफिक पेपर की बात करनी तो सबसे पहले हमें उसकी एनाटॉमी का पता होना चाहिए कि साइंटिफिक पेपर जो है वो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, किन किन चीज़ों के ऊपर वो बेस करता है। तो ये हमें पता होगा तभी हम जो है वो एक अच्छा पेपर जो है वो लिख सकते हैं। अच्छा पेपर लिखा होगा तो तभी हम उसको जो है वो अच्छे तरीके से पब्लिश करवा सकते हैं। अच्छा जी, साइंटिफिक पेपर की जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम रिसर्च पेपर की बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा वर्क जो है वो रिसर्च पेपर की होती है। तो रिसर्च पेपर ज़्यादा मुश्किल काम है एज अ रिव्यू पेपर। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं रिसर्च पेपर के बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर। तो हम उसको कहते हैं इंट्रोड्यूस एमरड, IMRAD। आई से इंट्रोडक्शन, एम से मटेरियल्स एंड मेथड, आर से रिजल्ट, ए से एंड, डी से डिस्कशन। इंट्रोडक्शन, मटेरियल्स एंड मेथड, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऐसा, इसको मैं बल्कि ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे डिस्कस नहीं करता, हम इसको मज़ीद डिटेल में लेके जाते हैं कि उसके जो हैं वो रिसर्च पेपर के अंदर क्या क्या जो है वो उसके मेजर पार्ट्स होते हैं जिनको ऊपर आपने फोकस करना होता है। सबसे पहले टाइटल। टाइटल जो है वो आपका टू द पॉइंट होना चाहिए। टाइटल के अंदर आपका कीवर्ड मौजूद होना चाहिए। टाइटल के अंदर आप जिस ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम कर रहे हैं वो उससे रेलिवेंट होना चाहिए। ये ना हो कि आप काम किसी और चीज़ पे कर रहे हैं, टाइटल आपका कुछ और बता रहा है। ठीक है। तो टाइटल आपका जो है वो 1 से 1.5 लाइन का होना चाहिए। बहुत ज़्यादा लेंथी टाइटल आपका नहीं होना चाहिए, ये आपने जेन में रखना है। जो ज़्यादा लेंथी टाइटल होते हैं वो मतलब कि कन्फ्यूजन काज करते हैं, वो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी कम होती है, रीडेबिलिटी कम होती है, विजिबिलिटी कम हो जाती है। तो 1 1.5 लाइन का टाइटल होना चाहिए, छोटा हो, कंसाइज हो, प्रीसाइज हो, और उस वो जो है वो आपका पूरी पेपर को, पूरी स्टडी को वो बयान कर रहा हो कि भाई इसके अंदर ये बताना चाह रहा है, इसने ये काम किया हुआ है। ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जी कॉटन के ऊपर काम किया है, और मैंने सलिनिटी के ऊपर काम किया है, और मैं हूँ जी प्लांट ब्रीडिंग का। तो जेनेटिक असेसमेंट ऑफ NaCl साल्ट टॉलरेंट कॉटन जीनोटाइप्स एट डिफरेंट लोकेशंस। तो अब इसमें क्या कि ये मेरा टाइटल मुझे हर चीज़ बता रहा है। इस टाइटल ने मुझे ये भी बता दिया कि मैं कॉटन के ऊपर काम कर रहा हूँ, इसने मुझे ये भी बता दिया कि मैं सिलिनिटी स्ट्रेस के ऊपर काम कर रहा हूँ, सिलिनिटी स्ट्रेस में मैं NaCl के ऊपर काम कर रहा हूँ। जेनेटिक असेसमेंट का वर्ड मुझे ये बता रहा है कि ये बंदा प्लांट ब्रीडर है और PBG की फील्ड से है, तो इसने कोई जेनेटिक वेरिएबिलिटी, कोई जेनेटिक एनालिसिस कुछ इस टाइप का इसने काम किया होगा। और एट डिफरेंट लोकेशंस, मतलब ये बता रहा है कि इसने एक लोकेशन पे नहीं काम किया, डिफरेंट लोकेशंस पे काम किया, तो लिहाजा इसका डेटा ज़्यादा ऑथेंटिक है बजाय उस बंदे के जिसने सिर्फ एक लोकेशन पे काम किया। तो हो सकता है कि उसकी वो जो जीनोटाइप है वो उस स्पेसिफिक एरिया में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हो और बाकी सारी एरिया पे जो है वो बिल्कुल फेल हो, या हो सकता है कि वो जिस स्पेसिफिक जीनोटाइप पे उसने फोकस किया वो इस एरिया के अंदर बिल्कुल फेल हो, और बाकी जो है वो 10 लोकेशंस पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हो। तो लिहाजा डिफरेंट लोकेशंस के साथ आपका इम्पैक्ट बढ़ जाता है। ये चीज़ मैंने वैसे ही एक्सप्लेन की। तो टाइटल जो है वो आपका कवर करना चाहिए कि जो भी आपने प्लान है, स्टडी है, और जो भी आपका कंक्लूजन है, उन सारी चीज़ों में जो है वो ओवरऑल कवर करे हर चीज़ को, कि टाइटल पढ़ते साथ पता चल जाए कि इसने इसका काम इस चीज़ के ऊपर है। उसके बाद आ जाते हैं हम अब्स्ट्रैक्ट के ऊपर। अब्स्ट्रैक्ट जो है वो आपका मैक्सिमम 250 से 300 वर्ड्स का होना चाहिए, इससे ज़्यादा लंबा अब्स्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। 350 400 वर्ड्स का अब्स्ट्रैक्ट बहुत बुरा लगता है, रिजेक्शन का बायस बनता है। तो इतना लंबा अब्स्ट्रैक्ट आपने कभी नहीं डालना। अब्स्ट्रैक्ट को हमेशा डिवाइड करके लिखना चाहिए। डिवाइड आप हमेशा इसको इस तरह करते हैं कि अब्स्ट्रैक्ट की पहली 2 लाइन्स 1.5 लाइन इंट्रोडक्शन की हो, बैकग्राउंड की हो कि किस प्रॉब्लम को आप एड्रेस कर रहे हैं। उसके बाद आपने आ जाना है मटेरियल्स एंड मेथड पे कि आपने ये काम कैसे किया, कितना जम प्लाज्म ले रहे हैं, कितनी पॉपुलेशन ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है। अगर पैरामीटर थोड़े हैं इंपॉर्टेंट हैं तो वो मेंशन किए जा सकते हैं। उसके अंदर कोई आपने कोई नया पैरामीटर यूज़ किया है या वो पैरामीटर यूज़ किया जो आम लोग यूज़ नहीं करते, वो मेंशन किया जा सकता है इसके अंदर। मटेरियल्स एंड मेथड डिस्कस करने के बाद आप जो है वो स्टैटिस्टिक्स भी इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं कि मैंने इसके अंदर ये एनालिसिस परफॉर्म किए हैं। अगर ये नहीं डिस्कस करने तो फिर आप इसके बाद फ़ौरन आ जाएंगे अपने रिजल्ट्स के ऊपर।
पूरे पेपर के, पूरी स्टडी के जो की रिजल्ट्स होंगे वो इसके अंदर आएंगे कि ये मेरी फाइंडिंग्स हैं, ये मेजर ट्रेड्स के ये रिजल्ट्स मुझे ये बता रहे हैं, ठीक है। उन रिजल्ट्स के फ़ौरन बाद आप आ जाएंगे कंक्लूजन के ऊपर कि आपकी पूरी स्टडी ने क्या कंक्लूड किया। वो आखिर में 1-1.5 लाइन उसकी होनी चाहिए, यानी 1 से 2 लाइनें टाइटल की, 2 से 3 या 4 लाइनें मैक्सिमम मटेरियल्स एंड मेथड की, ठीक है, अगर मटेरियल्स एंड मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना 2-3 लाइन इनफ हैं। उसके बाद आपने आ जाना होता है रिजल्ट्स के ऊपर। इसी तरह रिजल्ट जो होते हैं वो आपके 3 से 4 लाइंस को कवर करने चाहिए मैक्सिमम, और आखिर में 1.5 लाइन जो है वो आपके कंक्लूजन की लाजमी नहीं चाहिए। 1.5 से 2 लाइनें जो हैं वो कंक्लूडिंग रिमार्क्स हों। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आ जाता है कीवर्ड्स का। कीवर्ड्स जो हैं वो आपके स्पेसिफिक होने चाहिए, कॉन्साइज होने चाहिए, बहुत लंबे नहीं होने चाहिए। 2 वर्ड से ज़्यादा लंबा कीवर्ड ना यूज़ करें, कोशिश ये करें जितना लंबा कीवर्ड होगा उसका वो फ़ायदा नहीं होगा। और कीवर्ड जो है वो आपके रेलिवेंट होने चाहिए, ठीक है। तो कीवर्ड्स टोटल जो हैं वो आपके 5 से 6 होने चाहिए। ज़्यादा कीवर्ड्स जो हैं वो भी बुरे लगते हैं, और कईयों ने सिर्फ 1-2 कीवर्ड्स डाल लेते हैं, वो कम हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं इंट्रोडक्शन के ऊपर। इंट्रोडक्शन बेसिकली कवर करता है कि आपका बैकग्राउंड, क्यों आप ये काम करने चाह रहे हो, क्या वजह है, क्या इसकी बैकग्राउंड है, तो वो इंट्रोडक्शन कवर करता है। इंट्रोडक्शन जो है वो मोस्टली 1 पेज का होना चाहिए, ठीक है। तो 1.5 पेज जब वो ज़्यादा लेंथी हो जाता है, तो 1.5 पेज से कभी भी इंट्रोडक्शन आपसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो वरना बहुत बैड इम्पैक्ट डालता है। तो ये चीज़ें अपने जेहन में रखनी है। आइडियल जो है वो 1 पेज इंट्रोडक्शन काफ़ी होता है। इंट्रोडक्शन के अंदर ओल्ड रेफरेंस कभी नहीं यूज़ करने चाहिए। आप 2026 के अंदर पेपर लिख रहे हैं, 2026 के अंदर आपने रिसर्च की है, इंट्रोडक्शन के अंदर आप जो है वो रेफरेंस डाल रहे हैं 2000 का, 1998 का, 1995 का, 90 का, तो वो एक बहुत बैड इंप्रेशन जाता है। कोशिश करें कि इंट्रोडक्शन के अंदर प्रीवियस 10 ईयर्स या प्रीवियस 5 ईयर्स के आप जो है उसके अंदर रेफरेंस डालें, तो वो ज़्यादा बेटर रहेंगे। और इसमें अगर आप किसी स्टैट का फिगर दे रहे हैं तो वो जो है वो मोस्ट रिसेंट होना चाहिए। वो ये नहीं आपने कहना कि जी 5 साल मैंने कहा है तो 5 साल के अंदर या 10 साल के अंदर हो। मिसाल के तौर पे आप सिलेंटी के ऊपर काम कर रहे हैं और आप पाकिस्तान का एरिया बताना चाह रहे हैं, तो आप रेफरेंस दे रहे हैं 2010 का, नहीं, आप मोस्ट रिसेंट डेटा दें। 2026 में लिख रहे हैं 2026 का दें, अगर 2026 की रिपोर्ट नहीं आई तो 2025 का दें, ठीक है। तो मोस्ट रिसेंट डेटा देने की कोशिश करें, तो उससे जो है आपकी एक्सेप्टेबिलिटी इंक्रीज़ होगी, आपकी रीडेबिलिटी जो है वो पेपर की इंक्रीज़ होगी, ठीक है। और ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो आपका पेपर जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने स्टार्ट में ही ओल्ड रेफरेंस दिए हुए हैं और आपकी बैकग्राउंड जो है वो आप डेविएट कर रहे हैं, आप उसमें जो है आप जो मेन टारगेट है आपका, मेन ऑब्जेक्टिव है, उससे इधर उधर की बातें बीच में छोड़ी हुई हैं, तो वो ज़्यादा चांसेस बनेंगे आपके पेपर रिजेक्शन के, क्योंकि वो स्टार्ट में आपका सबसे पहले टाइटल पड़ेगा, अब्स्ट्रैक्ट पड़ेगा, इंट्रोडक्शन पे आएगा। तो इंट्रोडक्शन में ही आपने जो है उसको एक अच्छा इमेज नहीं दिया, तो वो वहीं से आपका पेपर रिजेक्ट कर देगा। इंट्रोडक्शन के फ़ौरन बाद रिसर्च पेपर के अंदर सबसे अहम पार्ट आ जाता है मटीरियल्स एंड मेथड कि आपने जो अपना रिसर्च प्लान किया है, किस जगह पर आपने अपनी रिसर्च लगाई, कैसे लगाई, क्या पैरामीटर्स लिए, ठीक है, कौन कौन से पैरामीटर्स लिए, किस तरीके से लिए, किसको फॉलो किया, और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी इसी के अंदर आ जाता है। तो मटेरियल्स एंड मेथड जो है आपका 1 से 1.5 पेज का होना चाहिए, और बहुत लेंथी मटेरियल्स एंड मेथड नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो मोस्टली एग्रोनॉमिक ट्रेड्स होते हैं, बाज़ का लोग जो है वो एग्रोनॉमिक ट्रेड्स, मिसाल के तौर पे आपने 10 एग्रोनॉमिक ट्रेड्स लिए हैं और जो है वो 7-8 जो है वो बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल ट्रेड्स लिए हैं, तो वो जो एग्रोनॉमिक ट्रेड्स होते हैं उनका भी अकेले अकेले लिखना शुरू कर देते हैं कि ये मैंने ऐसे लिया। उनको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। आप बता सकते हैं कि जी एक लाइन के अंदर मैंने ये पैरामीटर एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी मैंने लिए, ठीक हो गया, तो वो एक लाइन के अंदर कवर हो जाता है। जैसा कि बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स होते हैं, उनके अंदर आपको ये बताना ज़रूरी होता है कि आपने कौन सी मेथडोलॉजी को फॉलो किया है, किसको कौन सा मेथड अपनाया। तो उसके अंदर एक जो कॉमन मिस्टेक ये होती है कि आप उसके अंदर पूरा मेथड लिखना शुरू कर देते हैं कि जी मैंने ये जो थी प्रोलीन इस तरीके से ऐसे 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 करके ली, तो वो आधा सफ़ा आपने उसके ऊपर लिख दिया। उसके बाद आपने कैटालेज लिए, तो वो मैंने ऐसे ऐसे लिया, तो वो उसको बताने की ज़रूरत नहीं होती। आप इसको इन शॉर्ट ये भी कर सकते हैं कि मैंने प्रोलीन जो पैरामीटर था मैंने इसके लिए इसको फॉलो किया, उसकी आप साइटेशन दे के नीचे एंड पे रेफरेंस दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका प्लेजरिज्म भी कम से कम आएगा और वो जो है वो ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी उसकी इंक्रीज़ होगी। तो इसको ऐसे कंक्लूड किया जा सकता है। और कंक्लूजन के अंदर जो है वो एक मिस्टेक ये भी पाई जाती है कि आपने मिसाल के तौर पे डायलर लगाया है, आपने उसके अंदर जो है वो लाइन टू टेस्ट लगाया, तो उसके अंदर उसके फार्मूले लिखना शुरू कर देते हैं। वो फार्मूलों का दौर रिसर्च पेपर के अंदर से वो ख़त्म हो चुका है। तो उसके अंदर आप उसको इन शॉर्ट ये करके ये कर सकते हैं, आप ये बता सकते हैं कि मैंने ये जो इसके अंदर ये एनालिसिस लगाए हैं, मैंने ये सॉफ्टवेयर यूज़ किया है। तो
वो सॉफ्टवेयर जो है वो जैसे आर सॉफ्टवेयर है, कोई मिनी टैब है, स्टैटिस्टिक्स है, तो आप उसका रेफरेंस नीचे दे सकते हैं कि बस मैंने ये यूज़ किया। तो ये एक अच्छा पॉइंट जाएगा, उसकी बजाय कि आप उसमें डायलर में पहले फार्मूले लिखें और उसमें आप उसमें रेफरेंस दे रहे हो कि ये 1960 का 70 का रेफरेंस है जी, इसको फॉलो किया मैंने। उसके बाद आ जाते हैं रिजल्ट्स के ऊपर कि आपने जो भी उसके आपको उसमें से रिजल्ट्स मिले तो वो सारे के सारे रिजल्ट्स लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो जो आपकी उसमें से मेजर फाइंडिंग्स होती हैं हमेशा वही उसके अंदर लिखनी चाहिए। रिजल्ट्स जो है ना आपके 2-2.5 पेज जो हैं वो इतने काफ़ी होते हैं, क्योंकि असल में देखें कि आपने एक पेज का इंट्रोडक्शन लिख लिया, एक का मटेरियल्स एंड मेथड लिख लिया, उसके बाद आपने रिजल्ट्स जो आगे आपके 2, 2.5 या 3 पेजेस के आपके रिजल्ट्स आ गए, उसके बाद ज़ाहिर सी बात है कम से कम 1.5 पेज की डिस्कशन तो कम से कम आएगी। अच्छा पेपर लिखना है तो 2 पेज की कम से कम डिस्कशन होगी। तो उसके बाद इतना पेपर काफ़ी होता है। उसके बाद क्योंकि ये रिसर्च पेपर होता है तो इसमें आपने टेबल्स ऐड करने होते हैं, फिगर्स ऐड करनी होती हैं, फिर जाके ओवरऑल लेंथ आपकी जो है ना वो तकरीबन कह लें कि 10 से लेके 20 पेजेस जो हैं वो इजीली बन जाते हैं। तो ये एक अच्छी लेंथ है। 20 पेजेस से ऊपर जो है वो लेंथी पेपर जो है वो होना शुरू हो जाता है। रिजल्ट्स के बाद अच्छे रिजल्ट्स में एक और चीज़ बड़ी अहम है कि आपने मिसाल के तौर पे 4 स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूज़ किए हैं, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, कोरिलेशन, ठीक हो गया। उसके बाद आपने कोई उसके अंदर लगाया जी डेंडोग्राम बनाई है या पाथ एनालिसिस किया है उसके अंदर। तो आपने कोशिश करनी है कि इक्वली उनको डिस्ट्रीब्यूट करें। ये ना हो कि आपने प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस लिखना शुरू किया तो वो 2 पेजेस का 1.5 पेजेस का प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस लिख दिया, जब कोरिलेशन की बारी आई तो उसकी सिर्फ 4 लाइनें लिखी। और इस तरह जो है ना आगे फिर पाथ आया तो फिर 1 पेज का पाथ लिख दिया, आगे डेंडोग्राम की बात आई तो आगे सिर्फ वो 4-5 या 2 लाइनों में इसको ख़त्म कर दिया। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें, थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, कोई 2, 4, 5, 10 लाइनें ऊपर नीचे हो जाएं वो तो मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि थोड़ा सा एक मुतवाज़न बैलेंस्ड नज़र आए। तो ये क्या होगा कि ये आपके एक्सेप्टेबिलिटी के चांसेस को बढ़ा देगा। डिस्कशन बड़ी अहम चीज़ है। डिस्कशन की वजह से बहुत सारी रिजेक्शन होती हैं। डिस्कशन में एक कॉमन मिस्टेक, सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि रिज़ल्ट की जो ऊपर लाइन लिखी होती है पेपर में उसको ऐसा सच उठा के उसको डिस्कशन में फिर दोबारा रिपीट किया होता है और उसको फिर डिस्कस इस तरह किया होता है कि मेरी ये जो रिज़ल्ट है ना, मेरे रिज़ल्ट सिमिलर टू दिस साइंटिस्ट, ये वाला रिज़ल्ट सिमिलर टू दिस साइंटिस्ट, मेरे रिज़ल्ट जो है मैच टू दिस साइंटिस्ट, बस इस तरह की वो वर्डिंग यूज़ की होती है जो कि एक बहुत बैड इंप्रेशन डालती है, जिसकी वजह से डिस्कशन की वजह से अक्सर पेपर जो हैं वो रिजेक्ट होते हैं। और कह लें कि जो पेपर के अंदर रिवीजन्स के अंदर हमेशा जो चीज़ आपको सुनने को मिलती है वो डिस्कशन लाजमी होती है। डिस्कशन के अंदर लाजमी आपको कमेंट मिला होता है कि डिस्कशन इम्प्रूव करें, इसके रिज़ल्ट्स को मोर डिस्कस करें, रेपिटिशन जो है वो उसको जो है वो ख़त्म करें। तो ये चीज़ें लाजमी डिस्कशन के अंदर देखनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद अब आपका पेपर एंड की तरफ जा रहा होता है। कंक्लूजन कंक्लूजन जो है आपका 1.5-2 लाइनों का कंक्लूजन जो है ना परफेक्ट कंक्लूजन है। क्यों? ज़्यादा लंबा कंक्लूजन इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि ऊपर आपने ऑब्स्ट्रैक्ट में बात कर दी है, ठीक है, रिजल्ट्स भी बता दिए, सारा कुछ हो गया, तो अब आपने उसको एंड पे कंक्लूड करना है कि बंदा बस 1, 1.5, 2 लाइनें पढ़े और उसको पता चल जाए कि इसने क्या कंक्लूड किया। मैक्सिमम कंक्लूजन जो है आप 100 वर्ड्स का लेके जा सकते हैं। 100 वर्ड से ज़्यादा लंबा कंक्लूजन जो है ना वो एक बैड इंप्रेशन डालता है, ठीक है। आखिर में होते हैं आपके रेफरेंसेस, वही रेफरेंसेस आएंगे नीचे जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में यूज़ किए या कहीं आपको ज़रूरत पड़ी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में, डिस्कशन में, ज़ाहिर सी बात है आपके साइटेशंस आनी है तो वही रेफरेंस नीचे मौजूद होंगे। यहीं पे आपको एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि आपने रेफरेंसेस जब डालने हैं तो कोशिश करनी है कि किसी टूल की मदद से डालें, ताकि जो है ना एंड पे आपने जब किसी जर्नल में उसको जमा करवाना है तो आपको मसला पेश ना आए और वही स्टाइल फॉलो करें जिस जर्नल को आपने टारगेट किया है। अच्छा जी, अब आगे आ जाते हैं कि जब हमने साइंटिफिक राइटिंग की तरफ जाना है तो आपका मेन एम जो है वो ये नहीं होना चाहिए आई वांट टू पब्लिश अ पेपर, क्योंकि ये वो मसला है सबसे बड़ा जो हमारे अंदर पाया जाता है कि हमने जो है ना वो इससे बात शुरू करते हैं कि हमने जी पेपर पब्लिश करना है, तो अब हम क्या करें, पेपर पब्लिश करना है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमें हमारे जहन के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व किया जा सकता है, कौन सा ऐसा गैप है, रिसर्च गैप है जिसको फिल आउट किया जा सकता है, या कौन सा ऐसा काम किया जा सकता है जिसकी वजह से मेरी कम्युनिटी को फ़ायदा हो, मेरे मुल्क को फ़ायदा हो, ठीक है। तो
इस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए, यानी किसी प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहिए। तो प्रॉब्लम को देखना चाहिए, वहाँ पे देखें आपके क्या आपका गैप आ रहा है, नॉलेज गैप कहाँ पे है, और फिर अपना रिसर्च क्वेश्चन को देखें, फिर अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाएं, और फिर आगे अपना लेआउट बना के फिर अपने एक्सपेरिमेंट करने के बाद फिर साइंटिफिक राइटिंग की तरफ आएँ। लेकिन शुरू यहाँ से ना करें कि मैं आई वांट टू पब्लिश अ पेपर। इससे क्या होगा कि आप सिर्फ साइंटिफिक राइटिंग के ऊपर जोर देंगे, आपकी रिसर्च से फ़ायदा कोई नहीं होगा, कम्युनिटी को कोई फ़ायदा नहीं होगा, इंडस्ट्री को कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो आपका साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगी। वो बस एक सिंपल एक रिसर्च होगी और सिंपल एक रिसर्च पेपर आपका पब्लिश हो जाएगा, बस आपकी सीवी में ऐड हो जाएगा, नथिंग एल्स बस, और किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, ये बड़ी अहम चीज़ है कि हाउ टू आइडेंटिफाई रिसर्च गैप के। जब हमने रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई करना है तो किस किस किस्म के रिसर्च गैप होते हैं, तो हमें सबसे पहले उनकी टाइप्स पता होंगी, तो तभी हम उनके गैप्स को जो है वो फिल आउट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 7 किस्म के रिसर्च गैप डिस्कस किए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि टोटल 7 ही हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। तो मैंने जो मैक्सिमम मुझे मेमोराइज़ कर सका तो वो मैंने 7 किए हैं। सबसे पहले है कि नॉलेज गैप। नॉलेज गैप ये होता है कि कोई ऐसी चीज़ के ऊपर आप काम करने जा रहे हैं कि उसके ऊपर पहले से काम नहीं हुआ हुआ, उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है, तो आप उसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन जनरेट करना चाह रहे हैं, तो फिर ये होता है नॉलेज गैप कि समथिंग इज़ अननोन, तो फिर आप वर्किंग स्टार्ट करते हैं। नंबर दूसरे पे होता है मैथडोलॉजिकल गैप। मैथडोलॉजिकल गैप ये होता है कि कुछ मेथड्स मौजूद हैं और वो मतलब कि काफ़ी नहीं है या इनएक्यूरेट हैं, उनसे रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे, या उसमें कुछ प्रॉब्लम्स फेस आ रही हैं, तो आप उस मेथड को कोई न्यू मेथड इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, आप उस मेथड को ऑप्टिमाइज़ करना चाह रहे हैं, उसके अंदर कुछ चेंजेस ला के तो उसको जो है वो पब्लिक में लाना चाह रहे हैं, तो फिर ये मैथडोलॉजिकल गैप होगा। इसके लिए आप जो है वो मेथड पेपर की तरफ आएंगे कि मेथड पेपर मैंने पहले भी डिस्कस किया कि पब्लिकेशन की टाइप में आता है। अगला आ जाता है पॉपुलेशन जीनोटाइप गैप। तो अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन और जेनेटिक मटेरियल हैज़ नॉट बीन स्टडीड। मेडिकल की बात करें तो कोई पॉपुलेशन या कोई ऐसी केस स्टडी जो आपने वो जो है वो उसके ऊपर वर्क नहीं किया हुआ, तो वो उस तरफ आ जाएगा। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो कि एक जीनोटाइप का सेट है, एक जर्म प्लाज्म का सेट है, ये 10 20 30 40 जीनोटाइप्स हैं, इनके ऊपर काम नहीं हुआ हुआ इतना ज़्यादा। ये यहाँ जो है ये 2026 के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस हुई हैं जी न्यू वैराइटीज़, तो इनके ऊपर जो है वो स्टडी नहीं हुई हुई, तो लिहाजा ये एक जीनोटाइप गैप होगा। इसी तरह जो मेडिकल में ये आ सकता है कि ये जो डिज़ीज़ है या ये जो इस एज तक हुई हुई है, या इस एज के लोगों पे हुई है, इस एज के लोगों पे नहीं हुई, या स्पेसिफिकली फ़ीमेल के ऊपर जो है इसको स्टडी किया गया, मेल के ऊपर नहीं किया गया, मेल फीमेल पे किया गया तो सिर्फ टीन एज तक किया गया, अडल्ट एज में या ओल्ड एज में इसको नहीं देखा गया। तो इस हवाले से जो पॉपुलेशन का जो गैप है उसको स्टडी किया जा सकता है। जियोग्राफिक गैप क्या होता है कि ये सारी रिसर्च हो चुकी है, पॉपुलेशन जीनोटाइप भी गैप हुई है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक एरिया में हुई है और कुछ स्पेसिफिक एरिया में नहीं हुई। मिसाल के तौर पे जी हम कहते हैं कि जी ये ही जो स्टडी है ये अमेरिका में हुई हुई है लेकिन पाकिस्तान में नहीं हुई हुई, तो यहाँ मैं वहाँ से इसी पॉपुलेशन को स्टडी करना चाह रहा हूँ अपने पाकिस्तान के लिए, तो फिर ये होगा जियोग्राफिक गैप कि मैं उसको उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में लेके आऊँगा और फिर उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में उसको स्टडी करूँगा कि जी हाँ जी ये इस इन्वायरमेंट में कैसा परफॉर्म करता है, तो क्या मेरे रिजल्ट्स कैसे आते हैं, क्या मेरे रिजल्ट्स उनके साथ मैच करते हैं या उनके अंदर कोई कॉन्ट्राडिक्शन आती है, तो वो जो भी होगा ये जियोग्राफिक गैप के अंदर आएगा। उसके बाद आ जाता है कॉन्ट्राडिक्टरी फाइंडिंग्स। कॉन्ट्राडिक्टरी फाइंडिंग्स भी आपकी आ सकती हैं, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। मिसाल के तौर पे आपने कोई स्टडी की, तो स्टडी करने के बाद आपके रिजल्ट्स टोटली कॉन्ट्राडिक्ट आ गए, पिछले साल को पेपर पब्लिश हुआ, कोई स्टडी हुई तो उन्होंने कोई रिजल्ट्स और दिए तो आपके बिल्कुल उससे मुतज़ाद आ गए, तो फिर आपने इसमें दो चीज़ें देखनी थी कि क्या आपसे गलती हुई है या पिछली गलती हुई है, तो फिर आपने उसको प्रूव करना होता है अपनी उस साइंटिफिक राइटिंग के अंदर, पेपर के अंदर उस चीज़ को वाज़ह करना होता है कि जी हमारे जो रिज़ल्ट कॉन्ट्राडिक्टरी आए हैं वो इस वजह से आए हैं, या मेरा जो है वो एक छोटी सी मिसाल इसको ये देख लेते हैं कि जी पहले 2 पेपर्स मैंने पढ़े तो उसके अंदर देखा एक जीनोटाइप है, वो कह रहे हैं कि ये जी ये जीनोटाइप जो है ये इस स्ट्रेस के लिए ड्राउट के लिए जो है वो बिल्कुल भी
टॉलरेंट नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल है, यानी फौरी तौर पे इसके ऊपर असर होता है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये ड्राउट के एरियाज़ में कामयाब नहीं। आपने लगाई, आपने रिसर्च लगाई, आपने देखा तो स्टडी किया, तो आपको करने के बाद पता चला कि ये तो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो आपके रिजल्ट टोटली कॉन्ट्राडिक्टरी आ गए। यहाँ पे अब आपने देखना है कि आपसे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, कोई जंप प्लाज्म मिक्स तो नहीं हो गया, या आपने स्टडी सही की है तो क्या वजूहत थी, कोई जियोग्राफिक गैप तो नहीं था, उसने किसी और एरिया में की, आपने किसी और एरिया में की। तो ये चीज़ें इसके अंदर डिस्कस होंगी इस गैप के अंदर। टेम्पोरल गैप क्या होता है कि आपकी रिसर्च मौजूद है लेकिन आउटडेटेड हो चुकी है, उसके अंदर काफ़ी लंबा गैप आ चुका है, उसको दोबारा से स्टडी करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसमें जी 5 साल का गैप आ चुका है, तो ये स्टडी दोबारा नहीं हुई। 10 साल का गैप आ चुका है, तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर चेंजेस आ चुकी हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, क्लाइमेट बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, तो इसको दोबारा से स्टडी करने की ज़रूरत है, या ये इस वक्त की ज़रूरत है, तो फिर आप वो आ जाएगा टेम्पोरल गैप के अंदर। और आखिर में है एप्लीकेशन गैप। एप्लीकेशन गैप ये होता है कि रिसर्च हो चुकी है, फाइंडिंग्स आ चुकी हैं सारी, पता चल गया कि ये चीज़ बड़ी काम की है, लेकिन उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कोई नहीं मौजूद, प्रैक्टिकली उसको इंडस्ट्री में अडॉप्ट नहीं किया गया। ठीक है, तो इंडस्ट्री उसको नहीं ले रही, और फार्मर कम्युनिटी तक, अगर एग्रीकल्चर की बात करूं तो फार्मर कम्युनिटी तक नहीं आया। अगर मैं मेडिकल की बात करूं तो ये एक मेडिसिन के ऊपर काम हुआ है, तो ये जो है वो इस पर्टिकुलर जो है वो डिज़ीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन अभी किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट नहीं की, उसके ऊपर कोई वो जो है वो टैबलेट इंट्रोड्यूस नहीं करवाई। तो ये जो होगा ये एप्लीकेशन गैप होगा कि रिसर्च हो चुकी, कंक्लूजन आ चुका, रिजल्ट्स हमें पता चल चुके, वेरिफिकेशन हो चुकी है, लेकिन अभी इसकी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं आई, तो ये एप्लीकेशन गैप के अंदर इसको फिल किया जाएगा। अच्छा, पहले तो हमने सारी बात की थी रिसर्च पेपर की, अब हम कर लेते हैं रिव्यू पेपर की। अच्छा, लिटरेचर रिव्यू की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है रिव्यू पेपर के अंदर। रिव्यू पेपर के अंदर आप अगर लिटरेचर को रिव्यू करेंगे तभी आप जो है एक अच्छा रिव्यू पेपर लिख सकते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा लिटरेचर रिव्यू की रिसर्च पेपर्स के हवाले से भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। लिटरेचर रिव्यू को आप करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा रिसर्च गैप मौजूद है, किसके ऊपर काम किया जा सकता है, किसके ऊपर काम जो है वो नहीं किया जा सकता। ये जो जितने गैप्स की मैंने बात की, ये सारी चीज़ें आपको तब पता चलेंगी जब आपने लिटरेचर रिव्यू किया होगा। अगर आपने लिटरेचर रिव्यू नहीं किया, आपने स्टडी कोई नहीं की, तो फिर आप जो है वो कुछ भी जो है ना वो नहीं कर सकते। और लिटरेचर रिव्यू का मतलब ये नहीं होता कि सिंपली आपने एक फ़ोल्डर बनाया, आपने 20-25 पेपर जो है ना वो जो है वो डाउनलोड कर लिए। तो कलेक्शन ऑफ पेपर्स नहीं है, बल्कि आपने क्या है कि आपने एक सिस्टमेटिक वे में आपने चीज़ें देखनी होती है कि मेरा किन चीज़ों के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, और क्या मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके हवाले से और उससे रेलिवेंट रहते हुए आपने जो है वो स्टडी करनी होती है। और अगर मैं रिव्यू पेपर की बात करूँ, तो जब आप रिव्यू पेपर की बात करते हैं, तो रिव्यू पेपर के अंदर जब आप लिटरेचर को रिव्यू करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि लिटरेचर रिव्यू करते हुए कि ऑलरेडी नाउन क्या है, क्या चीज़ें जो है वो पहले से पता है, और कौन सी चीज़ें जो हैं जिनका नहीं पता, तो उनको मैंने अब इस पेपर के अंदर रिव्यू करना है। मैं 50 पेपर पढ़ रहा हूँ, 60 पेपर पढ़ रहा हूँ, उसके बाद ही आप रिव्यू पेपर लिख सकते हैं ना। तो क्या क्या चीज़ें पता थी और क्या चीज़ें नहीं पता, तभी मैं उनको डिस्कस करूँगा। कौन से मेथड यूज़ हुए हैं, कौन से यूज़फुल हैं, किनका कौन सा नहीं फ़ायदा, क्या मेजर फाइंडिंग्स हैं, क्या जो है वो किस स्टडी से आप एग्री कर रहे हैं, किससे डिसएग्री कर रहे हैं, क्या क्या लिमिटेशंस हैं उसकी, और इसमें आप अपनी तरफ से क्या ऐड अप करते हैं। तो फिर ये एक स्ट्रक्चर बनेगा आपके रिव्यू पेपर का, क्योंकि रिव्यू पेपर के अंदर वो स्ट्रक्चर नहीं आएगा जो हम पीछे डिस्कस करके आएगा। उसके अंदर मटेरियल्स एंड मेथड, रिजल्ट्स, डिस्कशन, ये चीज़ें उसके अंदर नहीं होती है। उसके अंदर सिंपली आपकी बैकग्राउंड होती है, और आप उसके बाद शुरू कर देते हैं जिस टॉपिक के ऊपर आपने कंपैरिजन करना होता है, या स्टडी करनी होती है, या जो आपने डिलीवर करना होता है नॉलेज। अच्छा जी, अगर आप इफ़ेक्टिव लिटरेचर स्टडी करना चाहते हैं, तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि आपने लिटरेचर को सर्च आउट कैसे करना है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको एक अहम चीज़ बता दूं कि मैक्सिमम कोशिश करें कि जब आप एक साइंटिफिक राइटिंग कर रहे हैं, तो फिर डायरेक्ट गूगल पे जाके जो है ना उसको सर्च ना करें। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो बिल्कुल बिगनर होता है उसको इस चीज़ का पता नहीं होता कि जब आप गूगल पे सर्च करते हैं ना, तो मोस्टली जो डेटा आपको मिलता है वो वेबसाइट्स का डेटा होता है, और वो मोस्टली वेबसाइट्स वो होती हैं जो ब्लॉग वेबसाइट्स होती हैं। ठीक है, या वो कोई इन्फॉर्मेशनल वेबसाइट्स होती हैं। तो वो ब्लॉग वेबसाइट के ऊपर एक साइंटिफिक डेटा नहीं होता, एविडेंस बेस्ड डेटा नहीं होता, ऑथेंटिक डेटा नहीं होता, जिसके ऊपर एक ट्रस्टेड डेटा नहीं होता। तो लिहाजा उसको कोई फ़ायदा नहीं होता। वहाँ से आप हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और वो बिल्कुल फेक हो। ठीक है ना। तो आपने जब भी डेटा लेना है, तो आपको सबसे पहले डेटा बेसिस का पता होना चाहिए जिससे आपने डेटा उठाना है।
तो आपने जब भी डेटा सर्च आउट करना है तो सबसे पहले गूगल के टैब्स खोल लें। एक टैब पे गूगल स्कॉलर खोल लें, एक पे स्कोपस खोल लें, एक पे वेब ऑफ साइंस खोल लें, एक पे पबमेड खोल लें, एक पे साइंस डायरेक्ट खोल लें और एक पे स्प्रिंगर लिंक खोल लें। इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, ठीक है। तो इनको खोलें तो जो कीवर्ड आप सर्च कर रहे हैं हर एक पे वही डालें। गूगल स्कॉलर पे भी वही डालें, स्कोपस पे भी वही डालें, वेब ऑफ साइंस पे भी वही डालें, पबमेड पे भी वही डालें, साइंस डायरेक्ट पे भी वही डालें, स्प्रिंगर लिंक पे भी वही डालें। उसके बाद तरीकाकार क्या है कि आपने जो कीवर्ड डाले हैं वो जो कीवर्ड्स हैं वो आपके वैसे भी आपने डायरेक्ट सर्च करनी है, उसका सिनोनिम भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ सिनोनिम क्या है। जैसे कि ब्रासिका नेपस, पहली एग्जांपल के अंदर मैंने ब्रासिका नेपस लिखा हुआ था। अब मेरी ये जो आज का सेशन है इसके अंदर ऑडियंस जो है वो मेडिकल की भी है। तो ब्रासिका नेपस बेसिकली एक प्लांट की टाइप है जिसे हम मीठी सरसों कहते हैं। इसका दूसरा नाम मीठी सरसों है, इसका तीसरा नाम रेप सीड है। तो अगर मैं ब्रासिका नेपस यूज़ कर रहा हूँ तो इसका सिनोनिम मीठी सरसों भी हो सकता है, रेप सीड भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं ब्रासिका नेपस लिख के भी सर्च कर लूँ, रेप सीड लिख के भी सर्च कर लूँ, ठीक हो गया। और उसके साथ आपने अपनी जो दूसरा कीवर्ड लाजमी डालना है। अगर आपने अकेला रेप सीड लिख के सर्च कर रहे हैं ना तो आपको पता नहीं आपके सामने क्या काम आ जाए। आपने पोड शेटिंग के ऊपर काम करना हो, आपके पास आ रहा हो जी कोई क्लाइमेट चेंज का डेटा आपके सामने आ रहा हो, कोई हीट टॉलरेंट हीट के ऊपर किसी ने काम किया हो आपके सामने आ रहा है, किसी इंसेक्ट का एफर्ट अटैक का डेटा आ रहा है आपके सामने कोई और डेटा आ रहा है, ठीक है। तो आपने साथ अपना दूसरा कीवर्ड लाजमी ऐड करना है कि जिस स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट के ऊपर आप काम कर रहे हैं उसका जो मेन कीवर्ड है वो साथ लाजमी ऐड होना चाहिए, ठीक है। तो इसके दरमियान में आप बुलियन ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं। बुलियन ऑपरेटर्स जो हैं इसमें एंड है, और है, ठीक हो गया, और भी डिफरेंट इसमें वर्ड्स आ जाते हैं। तो एंड का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो तीसरा ये कि आपने डेटा बेसिस के ऊपर जाके सर्च करना है, डायरेक्ट गूगल के ऊपर जाके आप इसको सर्च ना करें, ठीक है। उससे ये होगा कि गूगल पे डायरेक्ट सर्च करने से आपको ऑथेंटिक डेटा कभी नहीं मिलेगा। डेटा बेसिस पे सर्च करेंगे सारा आपको साइंटिफिक डेटा मिलेगा। देखें अब आप गूगल स्कॉलर पे, स्कोपस में, इन सब पे डेटा बेसिस पे सर्च कर रहे हैं ना तो सारा आपको साइंटिफिक डेटा मिलना है। आपको यहाँ रिव्यू पेपर मिलने हैं, यहाँ आपको रिसर्च पेपर्स मिलने हैं, यहाँ आपको बुक चैप्टर्स मिलने हैं, यहाँ आपको बुक्स मिलनी है, यहाँ आपको साइंटिफिक रिपोर्ट्स मिलनी है, यहाँ आपको जो है वो कॉन्फ्रेंस पेपर मिलेंगे। तो सारा साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड डेटा होगा आपके पास। तो फिर उसमें से आपने डेटे को स्क्रीन आउट करना है कि भाई ये मैंने सर्च आउट किए हैं, ये मैंने 20 निकालने हैं, 30 निकालने हैं, इनमें से मेरे कौन से काम के हैं, ये मेरे रेलिवेंट हैं, ये इररेलिवेंट है। जो इररेलिवेंट है उनको ख़त्म कर दें, जो रेलिवेंट है उनको डाउनलोड कर लें, उनको सेव कर लें, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें साथ साथ एक चीज़ अभी से बताता चलूँ कि जब आप गूगल स्कॉलर ये सारे यूज़ कर रहे हो तो इसमें साथ साथ जो है ना वो जर्नल्स को लाजमी देख लें। जैसा कि अगर आप तो स्कोपस पे कर रहे हैं सर्च तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि स्कोपस और वेब ऑफ साइंस एक ज़्यादा अथेंटिक सोर्स है, इस पर आपको अच्छे जर्नल्स ही मिलेंगे। लेकिन गूगल स्कॉलर पे आपको हर किस्म का जर्नल मिल जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि स्कोपस और वेब ऑफ साइंस का डेटा थोड़ा सा ज़्यादा अथेंटिक होगा गूगल स्कॉलर से। तो ये एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशनल बात थी। तो इसी तरह साइंस डायरेक्ट भी एक अच्छी डेटाबेस है, स्प्रिंगर लिंक भी, क्योंकि इनके जर्नल्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे, ज़्यादा अथेंटिक हैं। क्योंकि गूगल स्कॉलर पे अगर मैंने भी अपना जर्नल बनाया, मैंने 4 जर्नल बना लिए हैं, तो मेरा भी वो कहीं से इंडेक्स नहीं हुआ तो गूगल स्कॉलर पे वो आ ही जाएगा। तो इसलिए गूगल स्कॉलर से थोड़ी सी बेहतर ये इंडेक्स डेटाबेसेस हैं जिसके आपको मज़ीद जो है वो साइंटिफिक डेटा, एविडेंस बेस्ड डेटा, ज़्यादा ट्रस्टेड डेटा आपको मिलेगा, जो कि आप उसको जो है वो साइट कर सकते हैं, जहाँ से ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके बाद आ जाते हैं कि जब आपने कोई डेटा डाउनलोड किया, कोई पेपर डाउनलोड किए, तो आपने उसको क्विकली कैसे रीड करना है, फ़ौरन कैसे रीड कर सकते हैं। तो उसमें से 5 स्टेप्स जो हैं वो सबसे अहम होते हैं। सबसे पहले आपने उसका टाइटल देखना था। अगर तो उसका टाइटल आपके रेलिवेंट है तभी आपने उस पेपर को देखना है, फिर ही आगे आपने जाना है, वरना उसको देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपने जो है वो स्पेसिफिक किसी कह लें कि मैं रेप सीड के ऊपर, कैनोला के ऊपर काम कर रहा हूँ और पेपर आगे मेरे सामने खुल के आ गया वीट का, मेज़ का, ठीक हो गया, कॉटन का, तो मैंने उसके ऊपर आगे मज़ीद करने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे, ठीक हो गया। तो उसके साथ साथ अगर मैं ये चीज़ को भी देखना है कि मैं जो मेरा स्पेसिफिक टारगेट है वो भी उसके अंदर मौजूद हो, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको साथ बताया था पोड शैटरिंग का, क्योंकि मेरी फील्ड जो है वो एग्रीकल्चर है तो मैं मैक्सिमम एग्जांपल जो है वो एग्रीकल्चर की दूंगा। क्योंकि हमारे जो आज का सेशन है इसमें मैंने देखा था 3 से 4 जो लोग हैं वो दूसरी मेडिकल फील्ड से भी हैं।
अच्छा जी, उसके बाद जैसे ही आपको लगे कि टाइटल आपका सूटेबल है तो उसके बाद फ़ौरन आपने एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर जाना है, फिर आपने एब्स्ट्रैक्ट रीड आउट करना है। क्यों? एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो 250 से 300 वर्ड्स का होता है, तो उसमें मैक्सिमम कह लें कि एक पेपर का कंक्लूजन टाइप आपको दिया होता है, समरी दी गई होती है, जिससे आपको पता चल जाता है कि भाई इसने क्या रिजल्ट्स इसके आए थे, कौन सा मटीरियल्स एंड मेथड इसने फॉलो किया, और आखिर में कंक्लूडिंग लाइन्स होती हैं एब्स्ट्रैक्ट के आखिर में, तो आपको एक ओवरऑल व्यू मिल जाता है। अगर आपको टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट सूटेबल लगे तो फिर आगे आपने जाना होता है। फिगर्स और टेबल्स देखने इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि बाज़ औक़ात आपने डेटा इकट्ठा करना होता है, तो आपको देखने से पता चलता है कि इसके अंदर तो इसने टेबल्स नहीं दिए हुए या फिगर्स इसकी इतनी अच्छी नहीं है जहाँ से आपको डेटा जो है वो ज़्यादा डिटेल्ड में मिल सके। क्योंकि एक चीज़ मैंने आपको बताई ठीक है, आपने सारे के सारे रिजल्ट्स नहीं लिखने होते, आपने अपने स्पेसिफिक रिजल्ट्स लिखने होते हैं। बाज़ का तो हो सकता है उसको कोई और रिजल्ट्स चाहिए जो कि फिगर की फॉर्म में हो, टेबल की फॉर्म में हो, वो आपने अपने रिजल्ट में, आपके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं थे लेकिन मेरे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक बंदा जो था वो यील्ड के ऊपर काम कर रहा था, उसके लिए यील्ड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था, तो उसने सारा जोर यील्ड के ऊपर दिया और उसके रिजल्ट लिखे, उसके लिए कंक्लूडिंग मार्क्स लिखे। मेरा कोई प्रोजेक्ट जो था वो प्लांट हाइट के हवाले से था कि मैंने प्लांट हाइट को कैसे रिड्यूस करना है, तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लांट हाइट का डेटा है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट यील्ड था, आपने यील्ड के रिजल्ट्स लिखे। मैंने सबसे पहले जाके देखना है कि इसने फिगर्स टेबल्स में प्लांट हाइट का डेटा दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। अगर वो दिया हुआ है तो मैंने तो वो उठाना है, तो लिहाजा वहाँ से आपको ज़्यादा डेटा मिलता है जो कि सारा रिटन फॉर्म में मौजूद नहीं होता, तो ये चीज़ देखनी बड़ी ज़रूरी होती है। उसके बाद अब फिर जाते हो आप, ये सिर्फ जो टेबल्स और फिगर्स हैं इस पे आपने सिर्फ एक झलक डालनी होती है, एक नज़र डालनी होती है, आपको पता चल जाता है। उसके बाद आना होता है आपने कंक्लूजन पे। कंक्लूजन क्यों? क्योंकि कंक्लूजन जो होता है वो 1, 1.5, 2, 2.5 लाइन्स का कंक्लूजन होता है, तो वहाँ से आपको पता चल जाता है कि इसकी रिसर्च का कंक्लूजन क्या है, क्या इसने फाइंडिंग की थी। तो फिर आपको पता चल जाता है कि मेरा पेपर जो है वो काम का है कि नहीं है, क्योंकि पेपर जो है वो ज़ाहिर सी बात है 10 पेज का से लेकर 20-25 पेजेस का वो पेपर होगा। तो यहाँ से आपका क्या होगा कि आपने विद इन 2 से 3 मिनट जो है आपने ये देख लिया कि ये मेरे काम का है या नहीं है। जब आपको लगा कि ये सारी चीज़ें मेरे काम की, फिर आपने उसके जाना है मेथड्स देखने हैं, फिर आपने उसके रिजल्ट्स डिटेल में जाके पढ़ने हैं। अच्छा जी, जो आपकी गुड राइटिंग है हमेशा वो स्टार्ट्स होती है विद गुड रिसर्च। ठीक है, तो ये बड़ी अहम चीज़ है। अगर आपकी रिसर्च ही अच्छी नहीं है, आपकी रिसर्च ही अप टू द मार्क नहीं है, तो फिर कैसे आप एक अच्छा जो है वो पेपर लिखेंगे, कैसे आप अच्छी साइंटिफिक राइटिंग की तरफ जा सकते हैं। तो रिसर्च डिज़ाइन, रिसर्च लेआउट वो आपका अच्छा होगा, ऑब्जेक्टिव आपका अच्छा होगा, तभी आपका एक मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो एक अच्छा मैन्युस्क्रिप्ट आप तैयार कर सकेंगे। उसके लिए क्या है कि आपका रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च आइडिया, रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो है वो आपका अच्छा होना चाहिए। उसके हवाले से आपने एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन आपका परफेक्ट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी डेटा आपने कलेक्ट किया हो, ठीक हो गया। और उसके बाद उसके ऊपर आपने जो एनालिसिस लगाए हों, स्टैट लगाई हो, वो करेक्ट हो, उसके अंदर आपकी कोई मिस्टेक ना हो, जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स ना हो। उसके बाद आपने उस सारे डेटे को अच्छी तरह इंटरप्रेट किया हो, राइटिंग आपकी कंसाइज हो और क्लियर हो, मीनिंगफुल हो, तब जाके आपका एक अच्छा मैन्युस्क्रिप्ट तैयार होता है जो कि अच्छे जर्नल में जाके जो है वो पब्लिश हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे एक मैंने मिसाल दी है कि आपका जो सेंटेंस है एक वीक सेंटेंस की और एक इम्प्रूव्ड सेंटेंस की। अब जिसने वीक सेंटेंस की शक्ल में सारा पेपर लिखा होता है वो ये सवाल कर रहा होता है कि भाई ये मेरा पेपर पब्लिश क्यों नहीं होता, मुझे हर तरफ से रिजेक्शन क्यों आ रही है। तो आप वीक सेंटेंस को खुद ही पढ़ लें और इम्प्रूव्ड सेंटेंस को पढ़ लें, तो आपको खुद ही जो है वो पता चल जाएगा कि जो है वो वीक सेंटेंस क्या आते हैं, और एक जो जिसने जो है वो क्लियर राइटिंग, जिसको आप कह सकते हैं कि अच्छी राइटिंग जिसने की होती है, उसमें क्लियर ऑब्जेक्टिव मीनिंगफुल बात जिसने की होती है, जिसने स्पेसिफिक टारगेट किया होता है, तो उसमें कितना फ़र्क होता है। ऊपर उसने लिखा हुआ है कैनोला प्लांट्स शोड गुड परफॉर्मेंस एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन जीनोटाइप्स। अब इस लाइन का ना कोई ख़ास मकसद समझ नहीं आ रहा और कोई स्पेसिफिक चीज़ की समझ नहीं आ रही, लेकिन नीचे वो 7 वर्ड यूज़ करा है कि सिग्निफिकेंट वेरिएशन वाज ऑब्जर्व्ड अमंग कनोला जीनोटाइप्स, और उसके साथ उसने पैरामीटर बता दिए कि सीड यील्ड के लिए इंडिकेटिंग सब्सटेंशियल जेनेटिक वेरिएबिलिटी फॉर सिलेक्शन। तो इसमें क्या है कि उसने जो है वो मीनिंगफुल बात कर दी है, आपको चीज़ क्लियर समझ आ गई है, क्लियर आपको हो गया सारा कुछ। तो ये चीज़ है कि जब आपका राइटअप आप कर रहे हो तो वो राइटअप आपका जो है ना वो जो है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। वो ये ना हो कि आपने उसमें बोंगियाँ मारी हों फिर आप कहें कि ये मेरा जो है ना वो एक्सेप्टेंस क्यों नहीं हो रही। अच्छा, जो साइंटिफिक राइटिंग का गोल्डन स्ट्रक्चर, ये वो स्ट्रक्चर है जो हमने बैचलर्स में पढ़ा था।
और यहाँ इसको सीख के हमने जो है वो साइंटिफिक राइटिंग का स्टार्टअप लिया था, इसलिए इसको गोल्डन स्ट्रक्चर का नाम दिया है मैंने इस स्लाइड के अंदर। तो वो क्या है कि वाई, व्हाट, हाउ, व्हाट, सो व्हाट। अच्छा, सबसे पहले वाई, कि मैंने ये काम क्यों करना है, तो उसके लिए आपको उसकी बैकग्राउंड पता होनी चाहिए। जब आपको उसकी बैकग्राउंड पता होगी कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, इस वजह से कर रहा हूँ, ये रिसर्च गैप है, इस वजह से मैं स्टार्टअप ले रहा हूँ। फिर अगला सवाल होगा कि व्हाट, कि मेरा रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या होगा। ठीक है, सबसे अहम चीज़ होगी कि ये जो मैं सारा एक्सपेरिमेंट लेआउट करूँगा, इसमें मेरा टाइम लगेगा, मेरी मेहनत लगेगी। ठीक है, उसके साथ साथ इसमें फंडिंग लगेगी। तो मेरा ऑब्जेक्टिव इसमें क्या है, बैकग्राउंड का तो मुझे पता चल गया। उसके बाद मैं हाउ, मैं इसको कैसे करूँगा, मटेरियल्स एंड मेथड क्या होंगे। मटेरियल एंड मेथड जो है ना, मटेरियल्स एंड मेथड पता होंगे तो तभी जो है ना मैं इसको जो है वो अच्छे तरीके से लेके चल सकूँगा। अगर मैंने मटेरियल्स एंड मेथड ही मेरे जो है वो क्लियर नहीं है और मैंने स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया हुआ, तो फिर जो है वो इसका कोई फ़ायदा नहीं। उसके बाद व्हाट, मेरे रिजल्ट्स क्या आए, और आखिर में सो व्हाट, कि आपका जो डिस्कशन है और कंक्लूजन क्या है। वाई, बैकग्राउंड क्या है। व्हाट, आपका ऑब्जेक्टिव किस बेस पे आप इसको लेके चल रहे हैं। और हाउ, किस तरीके से आपको इसको करेंगे, क्या क्या पैरामीटर्स लेंगे। ठीक हो गया, वो सारी डिस्क्रिप्शन जो है वो हाउ के अंदर आएगी। और व्हाट, उससे क्या आपको रिजल्ट्स मिले, क्या आपने फाइंड आउट किया। ठीक हो गया, तो जी जी जो आपने फाइंड आउट कर लिया, तो सो व्हाट, तो इसको हम लेके जाएंगे डिस्कशन में कि ये जो हमने फाइंड आउट किया, इसको डिस्कस करेंगे डिटेल्ड में प्रीवियस स्टडीज़ के साथ। तो यह चीज़ हमारी आएगी डिस्कशन के अंदर। और आखिर में कंक्लूजन के अंदर हम 1 1.5 2 लाइन के अंदर उसको कंक्लूड करेंगे। तो ये एक हमारा पूरा साइंटिफिक राइटिंग का स्ट्रक्चर बनेगा जो कि मीनिंगफुल होगा और अच्छी जगह पे जो है वो पब्लिश होगा। पब्लिकेशन स्टेप जो होते हैं वो 2 तरह से होते हैं। सबसे पहले होता था कि सिर्फ आपने उनको ईमेल कर देनी है, वो तरीका तकरीबन अब तक सारे जर्नल्स ख़त्म कर चुके हैं। अब क्या होता है कि आपने उसमें सबमिशन करवानी होती है उनके लॉगिन करके। तो लॉगिन विद इन मिनट या हाफ मिनट के अंदर, आधे मिनट के अंदर वो आपका उसके ऊपर अकाउंट बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर आपने ईमेल देनी होती है, अपना नाम देना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपना इंस्टीट्यूट का नाम डालना होता है, बस वो आपका अकाउंट बन जाता है। वो हर जर्नल का इसी तरह ही होता है। तो वो उसमें बना के आपने उसके अंदर अपना पेपर सबमिट करवाना होता है। 2 तरह से पेपर सबमिट होते हैं। एक में वो कहते हैं कि पूरा पेपर सबमिट कर दें, इस जगह पे आ रहा था कि अपलोड, यहाँ पे अपनी वर्ड फाइल अपलोड कर दें। कुछ के अंदर ये आ रहा था कि अपना टाइटल इस खाने में पेस्ट करें, एब्स्ट्रैक्ट इस खाने में पेस्ट करें, कीवर्ड्स इस खाने में पेस्ट करें, अपनी जो फिगर्स हैं उसकी अलग वर्ड फाइल करके इस खाने में पेस्ट करें, और जो है वो अपना जो बाकी राइटअप है, इंट्रोडक्शन, मटेरियल्स एंड मेथड, रिजल्ट्स, डिस्कशन, कंक्लूजन और रेफरेंसेस, वो इसमें पेस्ट कर दें। तो वो जो भी तरीका हो तो वो आपके लिए सब मतलब के सामने क्लियर होता है। वो कोई भी आप फर्स्ट टाइम भी करेंगे तो इजीली इसको कर लेंगे। उसके बाद जैसे ही आप पेपर सबमिट करवाते हैं तो वो एडिटोरियल स्क्रीनिंग के पास जाता है, किसी एडिटर को वो असाइन हो जाता है। एडिटर जो है उसको फौरी तौर पे पीयर रिव्यू की तरफ भेजता है। सबसे पहले वो देखता है कि मेरे ये एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में आता है कि नहीं आता, जनरल की डोमेन में आ रहा है, तो फिर उसको रिव्यू के लिए भेजेगा। रिव्यूअर जो है फिर वो उसके ऊपर डिसीजन लेंगे पेपर को देखने को, और वो स्पेसिफिक रिव्यूअर होगा, वो उस फील्ड का जो है वो एक्सपर्ट बंदा होगा। उसके पास वो जनरल वाला जो है वो 2 तरह से भेजते हैं, आपकी मर्ज़ी का भी भेज सकते हैं और साथ वो ब्लाइंडली भी भेज सकते हैं। अगर वो आपकी मर्ज़ी का भेज रहे हैं तो वो लाजमी एक ब्लाइंडली रिव्यूअर लाजमी डालेंगे। ठीक है, उसके बाद वो उसके ऊपर डिसीजन लेगा रिव्यूअर। उसको चेक करने के बाद कलेक्टली 2 रिव्यूअर्स के पास गया, 3 के पास गया कि ये उसने पेपर आपका एक्सेप्ट किया है, माइनर रिवीजन्स भेजी हैं, मेजर रिवीजन्स भेजी हैं। एक्सेप्ट हो गया तभी आपका पेपर पब्लिश हो जाएगा। अगर माइनर रिवीजन्स है तो एडिटर दोबारा आपको पेपर भेजेगा कि ये चेंजेस करके मुझे भेजो। मेजर रिवीजन्स के अंदर आपका पेपर का मैक्सिमम पार्ट जो आपको दोबारा रिवाइज करना पड़ता है, और रिजेक्शन की सूरत में आपको किसी और जर्नल के अंदर पेपर सबमिट करवाना पड़ता है। जब आप पेपर के अंदर माइनर रिवीजन्स, मेजर रिवीजन्स कर लेते हैं तो आपने दोबारा रिवाइज्ड वर्जन पेपर दोबारा से आपने उसको सबमिट करवाना होता है। फिर उस पेपर को दोबारा से वो एडिटर जो है वो दोबारा से उसको रिव्यू करता है कि इसके अंदर इसने वो सारी चेंजेस कर दी हैं जो इसको इसने रिव्यूअर ने की थी। उसके बाद आपके पेपर की फाइनल एक्सेप्टेंस होती है। उसके बाद कुछ जर्नल्स जो हैं वो फ़ौरन गैलरी प्रूफ आपको भेज देते हैं और पेमेंट बाद में लेते हैं। कुछ जो है वो पेमेंट पहले लेते हैं और फिर आपको जो है वो गैलरी प्रूफ भेजते हैं। उसके बाद आ जाता है कि सबसे अहम चीज़ पब्लिशर्स और जर्नल्स का फ़र्क आपको पता होना चाहिए। पब्लिशर जो है एक कह लें कि ज़्यादा ब्रॉडर टर्म है। पब्लिशर के अंदर जाके जर्नल्स जो है वो रजिस्टर होते हैं। एक पब्लिशर के अंदर कह लें कि
चंद जर्नल से लेके हंड्रेड्स और थाउजेंड ऑफ जर्नल जो हैं वो रजिस्टर हो सकते हैं। जैसे मैंने नीचे बड़े बड़े पब्लिशर्स लिखे हैं, एल्सेवियर, स्प्रिंगर, एमडीपीआई, टेलर एंड फ्रांजिक, ये सारे दुनिया के टॉप के पब्लिशर्स हैं और इन इन हर इस पब्लिशर के अंदर जो है ना वो हंड्रेड ऑफ जर्नल्स हैं। तो एल्सेवियर के अंदर हंड्रेड ऑफ जर्नल्स हैं, एमडीपीआई की बात करूँ तो 200 से 300 जर्नल्स हैं इसके अंदर। तो ये वो सारे, जब आपने पेपर जमा करवाना होता है तो आपने ये देखना होता है कि मैं जिस पब्लिशर के अंदर करवा रहा हूँ वो ऑथेंटिक हो, अच्छा हो। जैसे ये मैंने 5 शेयर किए, इस तरह के टॉप 10-20 आप देख लें जो टॉप के हैं, जिनका नाम ज़्यादा मशहूर है। इसके अंदर जिसके अंदर भी करवाएंगे उसका जर्नल अच्छा ही होगा। जब आपने किसी को सिलेक्ट कर लिया एमडीपीआई को, तो एमडीपीआई के अंदर ऐसा जर्नल भी होगा जो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट हुआ होगा, जिसकी कोई इंडेक्सिंग नहीं होगी, और कोई ऐसा भी होगा जिसका 10 इम्पैक्ट फैक्टर होगा। मतलब कि उसके अंदर ज़ीरो लेवल पे भी जर्नल होंगे और हाई लेवल के भी होंगे। तो फिर आपने उसके अंदर सर्च आउट करना था कि कौन से जर्नल को मैंने टारगेट करना है, किसके अंदर लेके जाना है, क्योंकि मेरा पेपर किस लेवल का है। इंडेक्सिंग की जब हम बात करते हैं तो इंडेक्सिंग, ग्लोबल इंडेक्सिंग की अगर बात करें तो दुनिया के अंदर सबसे बड़ी 2 इंडेक्सिंग है, स्कोपस इंडेक्सिंग और वेब ऑफ साइंस। ये दुनिया की जो 2 बड़ी इंडेक्सिंग है पूरी दुनिया के अंदर मानी जाती हैं। इसके अंदर अगर आपका इन दोनों में से किसी के अंदर पेपर पब्लिश हो जाए तो वो पूरी दुनिया के अंदर आपका एक्सेप्टेबल होगा, कहीं भी उसको ये नहीं कहा जाएगा कि हम इस पेपर को एक्सेप्ट नहीं करते। स्कोपस के अंदर पेपर को जो है वो कैटेगरीज ऐसे बनाई जाती हैं स्कोपस के अंदर के, ये Q1 कैटेगरी के जर्नल्स है, Q2 के, Q3 के, Q4 के। तो Q1 सबसे टॉप पे है, Q4 लास्ट में है। इसी तरह वेब ऑफ साइंस की बात करें तो वेब ऑफ साइंस जो है ये जर्नल्स को इम्पैक्ट फैक्टर इशू करता है, तो इम्पैक्ट फैक्टर्स के लिए जर्नल्स को वेब ऑफ साइंस पे इंडेक्स होना पड़ता है। तो वेब ऑफ साइंस पे कोई भी जर्नल ऐसे इंडेक्स नहीं होता। कम से कम ये जब कोई बंदा वेब ऑफ साइंस के लिए जर्नल का अप्लाई कर देता है तो कम से कम 2 साल के लिए उस जर्नल को रिव्यू करते हैं। तो इसलिए ये दुनिया की सबसे बड़ी इंडेक्सिंग है, इसको पूरी दुनिया में इसलिए माना जाता है कि ये जर्नल्स को जो है ना जब तक अच्छी तरह वेरीफाई नहीं कर लेती तब तक ये उनको जो है वो इंडेक्स नहीं करती। स्कोपस का भी टाइम तकरीबन 1.5 से 2 साल है। जब आप अप्लाई कर देते हैं तो फिर उसके बाद 1.5 से 2 साल लेते हैं उसको वेरिफिकेशन करने के लिए कि आपका जर्नल इस लेवल का है कि नहीं है कि ये यहाँ पे इंडेक्स हो सके। पाकिस्तान के अंदर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 3 कैटेगरीज चल रही हैं, एक्स, डब्ल्यू, एक्स और वाई। इसमें सबसे जो अच्छी बात है, HEC ने जो सबसे अच्छा इनिशिएटिव लिया है, एक्स और डब्ल्यू कैटेगरी के सारे जर्नल्स इसमें वही हैं जो वेब ऑफ साइंस में हैं। यानी जो वेब ऑफ साइंस के जितने जर्नल्स हैं वो यहाँ एक्स में आएंगे, यहाँ डब्ल्यू में आएंगे। डब्ल्यू सबसे टॉप की कैटेगरी जर्नल है, उसके बाद एक्स है, फिर वाई है। तो यानी अगर आप एक्स और डब्ल्यू कैटेगरी में जर्नल करवा लेंगे तो वो पूरी दुनिया में आपके एक्सेप्टेबल होंगे, ठीक है। तो वाई कैटेगरी जो जर्नल है ये इसमें सारे नेशनल जर्नल्स आते हैं पाकिस्तान के। तो इसमें अगर आप पेपर पब्लिश करवा लेंगे तो ये विद इन पाकिस्तान हर जगह आपका हर लेवल पे एक्सेप्टेबल होगा, कहीं भी इसको जो है वो रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। अच्छा, एक और अहम चीज़, ये जितनी भी इंडेक्सिंग है बेशक वो HEC की हो, स्कोपस की हो, वेब ऑफ साइंस की हो, तो ये हर साल बाद अपडेट होती रहती हैं। तो हर साल बाद आपको देखना पड़ेगा। अगर आप मतलब आज से मैंने 6 महीने पहले कोई जर्नल देख लिया था कि वो वाई कैटेगरी में है या एक्स में है, तो जब मैंने 6 महीने बाद मुझे दोबारा याद आया कि मैंने पेपर पब्लिश करवाना है या साल बाद, तो ये नहीं कि मैंने वो प्रीवियसली देखा था तो अब मैं आंखें बंद करके उसमें जमा करवा दूँ। मुझे दोबारा सर्च करना पड़ेगा क्योंकि हर साल इनकी लिस्टें अपडेट होती हैं, कुछ जर्नल्स निकल जाते हैं, कुछ न्यू एडअप हो जाते हैं, और उनका टाइम पीरियड नीचे दिया होता है कि ये जो है इतने टाइम से इतने टाइम के लिए इसमें रजिस्टर है। ओह सॉरी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं सबसे अहम स्लाइड के, जब हमने साइंटिफिक राइटिंग करनी है तो उसके लिए हम कौन कौन से टूल्स को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस एडवांस दौर के अंदर अगर आपको इन टूल्स का नहीं पता और अगर आप इन टूल्स का यूज़ नहीं कर रहे अपनी साइंटिफिक राइटिंग में, तो फिर आप नाकाम हैं, फिर आप एक अच्छा पेपर पब्लिश नहीं कर सकते, आप अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला रेफरेंस एंड साइटेशन में हर बंदे को ये कह लें कि तवज्जो भी दिलाऊंगा और ज़ोर भी डालूंगा कि अगर आपने पेपर राइटअप करना है तो फिर आप इन सब टूल्स को यूज़ करके देखें। सबसे पहले आ जाता है मेनले और एंड नोट। ये होता है रेफरेंस और साइटेशन के लिए। जब भी आपने पेपर, साइंटिफिक पेपर लिखना है, रिसर्च पेपर हो या वो रिव्यू पेपर हो, तो आपने हमेशा अपने रेफरेंस जो है वो मेनले या एंड नोट से डालें। उसकी वजह ये है कि हर जर्नल का रेफरेंस स्टाइल जो है वो डिफरेंट हो सकता है। मिसाल के तौर पे आपने पहले किसी जर्नल में जमा करवाने लगे, वो था जी नेचर, तो उसका रेफरेंस स्टाइल और होगा। उसके बाद वहाँ से आपका पेपर रिजेक्ट हो गया तो उसके बाद आप आ गए फ्रंटियर इन प्लांट साइंस के अंदर। उसके अंदर जब आप पेपर पब्लिश करवाने लगेंगे तो उसका लिखा होगा कि इसका रेफरेंस स्टाइल और साइटेशन स्टाइल और तरह से है। तो फिर आपने अगर 50 रेफरेंस डाले हैं या 60-70 रेफरेंस डाले हैं तो आपको तो 3-4 दिन इस काम में लग जाएंगे कि आप अपने सारे रेफरेंस से दोबारा उनको चेंज करेंगे, और एक हैक्टिक ये आपके लिए कह लें कि जॉब बन जाएगी, और आप इससे बहुत ज़्यादा आपको लिए ना टीडियस जॉब होगी आपके लिए।
उसमें आपको देखना पड़ेगा डॉट का, कॉमे की चेंजिंग और ये वो, ऐसे मतलब काफ़ी आप तंग होंगे। तो अगर आपने एंड नोट या मेंडले यूज़ किया होगा तो विद इन 1 क्लिक आप जो है वो अपना स्टाइल चेंज कर लेंगे। सिर्फ एक क्लिक करेंगे, उसके अंदर ऑलरेडी 6-7 जो है वो स्टाइल दिए होते हैं। उसके अलावा अगर किसी का कोई स्पेसिफिक स्टाइल हो तो वो जस्ट आपने उसके अंदर वो स्टाइल पेस्ट करना होता है। तो वो सारे के सारे रेफरेंस, वो 50 हों, 100 हों, 200 हों, विद इन सेकेंड वो सारे रेफरेंस स्टाइल, साइटेशन स्टाइल उसी हिसाब से बदल देता है जैसे आप चाह रहे होते हैं। तो इसलिए ये आपका कई दिनों का काम जो है वो 1 मिनट में कर सकता है। तो लिहाजा मेंडले और एंड नोट यूज़ करें हमेशा साइंटिफिक राइटिंग में, इसके बगैर रेफरेंस ना डालें वरना तंग होंगे आप। उसके बाद दूसरे नंबर पे डेटा रीफ्रेज के लिए, जब आपने कोई कहीं से डेटा लिया तो आप देखना चाह रहे हैं मैं इसको रीफ्रेज करना चाह रहा हूँ, उस वक्त आपके जहन में आइडिया नहीं आ रहा मैं इसको कैसे रीफ्रेज करूँ, कैसे अपने वर्ड्स में लिखूँ। तो उसको रीफ्रेज करने के लिए आप क्विल बोर्ड की हेल्प ले सकते हैं। वहाँ पे जाके आप उस लाइन को, उस पैराग्राफ को पेस्ट करें, वो आपको उसको रीफ्रेज करके दे देगा, वो आपको डिफरेंट आइडिया से लिख के दे देगा, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये टूल जो है आपको प्लेजरिज्म रिमूवल के लिए भी हेल्प आउट करेगा। जो सिंपल प्लेजरिज्म होता है तो वो जो है इसको, वो भी जो है क्विल बोर्ड के थ्रू जो है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये उसको सारे डेटे को रीफ्रेश कर देता है। उस डेटे को जो आपने रीफ्रेश किया था उसको आपने पढ़ना ज़रूर होता है। सबसे बड़ा ब्लंडर तब होता है जब आप डेटे को रीफ्रेश करते हैं और आंखें बंद किए बगैर आप उस डेटे को कॉपी करते हैं और अपने पेपर में डाल के जमा करवा देते हैं, अपने थीसिस में डालते हैं, थीसिस जमा करवा देते हैं। वहाँ पर ब्लंडर होता है, तब आपको जो है वो इंसल्ट का सामना करना पड़ता है, रिजेक्शन होती है। लेकिन आप टूल्स को यूज़ करें, ये टूल्स हमारे लिए ही हैं, लेकिन टूल्स को यूज़ करते हुए साथ आप ये देखें कि मैंने जब डेटे को रीफ्रेश किया क्या इसने इसकी सेंस वही रहने दी, इसने रिजल्ट्स वही रहने दिए, उसने कहीं ये तो नहीं था कि मैंने कहा था ए सुपीरियर है और बी इन्फीरियर है, तो जब इसने डेटे को रीफ्रेश किया उसने कहा कि बी सुपीरियर हो गया और ए इन्फीरियर हो गया, तो वो तो सारा उसने उसका हाथ की जगह पाँव की जगह सर लगा दिया और सर की जगह पाँव लगा दिया। तो ये वाला हिसाब ना हो। तो जब आप ये चीज़, आप उसको डेटे को रीफ्रेश करने के बाद उसको पढ़ेंगे एक दफ़ा तो फिर आपको मसला नहीं होगा, फिर आपके लिए ये एक बहुत हेल्पफुल टूल बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद आ जाता है एआई प्लेजरिज्म की रिमूवल के लिए स्टील्थ राइटर यूज़ कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा टूल है, बड़ा ऑथेंटिक टूल है। तो कोई आपके पास अपने टाइटल देखा या कोई चीज़ आपको अच्छी लगी जो कि एआई की हेल्प से आपने जनरेट की थी, तो उसका अगर आप एआई रिमूवल करना चाह रहे हैं तो आप स्टील्थ राइटर को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं डायग्राम्स और पिक्चर्स के लिए सबसे बेस्ट टॉप के टूल्स कैनवा और बायोरेंडर है। बायोरेंडर के अंदर ऑलरेडी बहुत सारी साइंटिफिक जो हैं वो टेम्पलेट्स बने होते हैं, जिस तरह का आप चाह रहे होते हैं, जो आपकी डोमेन हो, मेडिकल हो, आपकी डोमेन जो है वो एग्रीकल्चर हो, आपकी जो भी डोमेन है, आपने जस्ट वो इसके अंदर आपको टेम्पलेट बने बनाए मिल जाते हैं। आपने उसके अंदर चेंजेस करनी है या आपने नया भी अगर बनाना है तो हर तरह का वो जो उसके अंदर एलिमेंट पड़ा होता है, आपने जो सर्च करते हैं आपको चीज़ वो मिलती जाती है। वो उसकी मदद से आपको जैसा दिल करे आप वैसी पिक्चर जनरेट कर सकते हैं। कैनवा के अंदर भी आप जो है वो पिक्चर बना सकते हैं, क्योंकि बायोरेंडर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, कैनवा काफ़ी सस्ता है। तो कैनवा के अंदर अगर आप नहीं अफोर्ड करते बायोरेंडर तो कैनवा, क्योंकि मैं कैनवा ही यूज़ करता हूँ ज़्यादातर। तो कैनवा के अंदर भी आप जनरेट कर सकते हैं जो चीज़ आपको चाहिए, आप गूगल से डाउनलोड करें, कैनवा के अंदर डाल रहे हैं, उसकी बैकग्राउंड रिमूव करें, उसका साइज़ छोटा करें, जो भी फ्लो डायग्राम बनाना चाहते हैं, फ्लो डायग्राम में अगर आप सर्च करेंगे तो 100 के करीब आपको टेम्पलेट कैनवा पे मिल जाएंगे। मतलब जो चीज़ सर्च करेंगे आपको मिलती जाएगी, वहाँ से उठाते जाएं और उनको आप उस हिसाब से पिक्चर्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं, हाई क्वालिटी पिक्चर्स बना सकते हैं। उसके बाद स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए टॉप का सॉफ्टवेयर जो है वो आर सॉफ्टवेयर है, वो आपको आना चाहिए। आर सॉफ्टवेयर कोई मुश्किल नहीं है, इसकी बनी बनाई कीज़ आप ले सकते हैं, चैट जीपीटी से जनरेट करवा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता। अभी मैं अपनी और अपनी मिसेज़ की मिसाल देता हूँ कि हमने बहुत सारे एनालिसिस के हमें नहीं करने आते थे। हमने सिंपली चैट जीपीटी को कहा कि हम ये एनालिसिस करना चाहते हैं, तो हम इसके आर से ना हमें ये कोड जनरेट कर दे। उसने कोड जनरेट किया, हमने उसको रन किया तो कई दफ़ा वो फ़ौरन फर्स्ट अटैम्प्ट में लग गया, बाज़ का तो वो नहीं लगता, तो फिर हम दोबारा से जो एरर आया था उसको उठा के चैट जीपीटी के अंदर डालते हैं कि भाई ये इशू आ रहा है, तो वो उसको दोबारा से चेंजिंग करके देता है, तो वो दूसरी तीसरी ट्राई के अंदर जो है वो आपका कोड लग जाता है। उसके बाद आखिर में है मल्टीपर्पज़ के लिए नोटबुक एलएम। नोटबुक एलएम जो है ये बड़ी शानदार चीज़ है। नोटबुक एलएम के लिए एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि इसमें सोर्स आपको देना पड़ेगा कि आपको रिसर्च पेपर, रिव्यू पेपर, कोई वेबसाइट या जो जहाँ से आपने डेटा लेना है वो आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद आप उसके की पॉइंट्स बना सकते हैं, उसके नोट्स बना सकते हैं, आप उसका कोई समरी लिखवा सकते हैं, आप इससे जो है वो उसकी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो इसको डिफरेंट पर्पज़ के लिए, इसलिए मैंने मल्टीपर्पज़ लिखा, तो इसके लिए नोटबुक एलएम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे टूल्स जो हैं आपके लिए हेल्पफुल हैं। अगर आपने साइंटिफिक राइटिंग करनी है तो इनमें से कोई एक टूल भी ऐसा नहीं है जिसमें आप कहें कि
मुझे सीखने की ज़रूरत है, या जो है मैं इसको कैसे रन करूँगा, तो ये बहुत ईजी टू रन है। जहाँ पे आपको जो चीज़ समझ ना आए तो आप वहाँ से उसको यूट्यूब पे देख सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है कि आप अपने रिसर्च की विजिबिलिटी कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपका स्ट्रॉन्ग जो है वो टाइटल होना चाहिए। टाइटल अच्छा होगा, कैची टाइटल होगा, तभी आपका जो है वो विजिबिलिटी इंक्रीज़ होगी। सबसे पहली जो चीज़ देखी जाती है वो टाइटल होता है। टाइटल के बाद फिर अगली चीज़ देखी जाती है। कीवर्ड्स आपके अच्छे होने चाहिए, रिलेटेड होने चाहिए, कॉन्साइज होने चाहिए। 2 से ज़्यादा वर्ड्स से लंबा कीवर्ड ना यूज़ करें। अब्स्ट्रैक्ट आपका क्लियर होना चाहिए, उसके अंदर वो पूरा एक स्ट्रक्चर्ड अब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। उसमें उसकी बैकग्राउंड से स्टार्टिंग लेते हुए मटेरियल्स एंड मेथड, फिर रिजल्ट्स, फिर कंक्लूडिंग मार्क्स पे वो एंड होना चाहिए। पिक्चर्स आपकी हाई क्वालिटी होंगी तभी अच्छे जर्नल्स लेंगे। अगर आपने सारा कुछ बहुत अप टू द मार्क किया है, बहुत हाई लेवल का किया, पिक्चर्स अच्छी नहीं है, तो नहीं पेपर अच्छे जर्नल में पब्लिश होगा। कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशंस कर सकते हैं, अपने वर्क को वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। आपकी जो नेटवर्किंग कम्युनिटी है वहाँ पे अपने डेटे को प्रेजेंट कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल प्रोफाइल्स होते हैं, वहाँ पे जाके अपने सारे डेटे को अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद ऑर्सिड है, यहाँ पे अपने सारे पेपर्स को अपलोड किया जा सकता है। गूगल स्कॉलर पे किया जा सकता है, रिसर्च गेट पे किया जा सकता है, सोशल मीडिया पे और साइंटिफिक कम्युनिकेशन के साथ जो है इसको शेयर किया जा सकता है। इससे क्या होगा कि जितना रिसर्च आपकी साइंटिफिक राइटिंग जो है वो जितनी ज़्यादा उसकी विजिबिलिटी इंक्रीज़ होगी, उतना ज़्यादा आपके चांसेस होंगे कि आपका जो है वो स्कोर बढ़ेगा, आपके वर्क को उतना ज़्यादा सराहा जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये जो एक मिसाल नीचे दी गई है कि इसका साइंटिफिक राइटिंग का मतलब ये नहीं कि बस आपका पेपर करवाया बस पब्लिश हो गया। नहीं, अगर किसी ने एग्रीकल्चर रिसर्च की है तो उसका बैकएंड पे किसको फ़ायदा होना चाहिए। इसका सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि ये सिर्फ साइंटिफिक को कम्युनिकेट कर रही है। नहीं, इसका एंड पे जो ब्रीडर्स हैं, जो प्राइवेट इंडस्ट्री है उसको लेके चल रही है, जो फार्मर्स हैं, आपकी रिसर्च का, आपके जो आपने पब्लिकेशन किया उसका फार्मर्स को किसी ना किसी तरीके से, फार्मर्स को नहीं हो रहा तो इंडस्ट्री को कोई एज होना चाहिए, कोई इसको फ़ायदा हो, कोई इसमें से कोई ऐसा चीज़ निकल रही हो जो कि इंडस्ट्री जो है इनिशिएटिव ले सके, कोई पॉलिसी मेकर्स को उसके लिए फ़ायदा हो, स्टूडेंट्स को उसके लिए फ़ायदा हो कि वो अपने फ्यूचर प्लान्स, रिसर्च प्लान्स या फ्यूचर को जो है वो देख सकें कि हमने किस चीज़ के ऊपर वर्किंग करनी है, किस चीज़ के ऊपर वर्किंग नहीं करनी, क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किस प्रॉब्लम का सलूशन निकला है, किसका सलूशन नहीं निकला। उसके बाद हम आखिर में आ जाते हैं कि कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं जब आप साइंटिफिक राइटिंग करते हैं। तो सबसे पहली साइंटिफिक राइटिंग करते हुए कॉमन मिस्टेक होती है कि आपका ऑब्जेक्टिव ही क्लियर नहीं है। ठीक है, आपको ये पता ही नहीं है कि आप किस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, आपने बस ये सोचा है कि बस मैंने पेपर पब्लिश करना है। उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन बहुत वीक है, बहुत ज़्यादा ओल्ड रेफरेंसेस हैं, बैकग्राउंड के अंदर आप कभी इधर निकल रहे हैं, कभी उधर निकल रहे हैं, और आप जो है वो अपने पॉइंट पे नहीं रह रहे, और आपका जो रिसर्च गैप है वो क्लियर नहीं है, या आपको यही नहीं पता कि क्या रिसर्च गैप है जिसको मैंने फिल करना है। उसके बाद आपने एक्सेसिव लिटरेचर डिस्क्रिप्शन दी हुई है, बहुत ज़्यादा लिटरेचर को दिया हुआ है, और आपके अपने जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत पुअर हैं। आपका जो एक्सपेरिमेंटेशल डिस्क्रिप्शन है वो बहुत पुअर है, पता नहीं चल रहा क्या काम किया, कैसे किया। ठीक है, आपकी स्टैटिस्टिक्स गलत है, रिजल्ट्स नॉन सिग्निफिकेंट है, आपने सारे प्रेजेंट किए हुए हैं, आपको ये नहीं पता कि मेरे स्टैट क्या बता रही है, मैं क्या लिख रहा हूँ। रिजल्ट्स को बार बार रिपीट किया हुआ डिस्कशन में, ये रिजेक्शन की सबसे बड़ी वजह है। और डिस्कशन को आपने विदाउट एविडेंस, विदाउट साइटेशन, विदाउट रेफरेंस आपने डिस्कस किया हुआ है, तो ये भी जो है रिजेक्शन की वॉइस बनती है। टेबल्स बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हैं, बहुत ज़्यादा उसके अंदर वो कह लें कि डेटा है उसके अंदर। इमेजेस आपकी पुअर क्वालिटी की हैं, साइटेशंस जहाँ पे एक आनी चाहिए आपने 4-4 साइटेशनें डाली हुई हैं। ठीक हो गया। रेफरेंस इनकरेक्ट है, नीचे साइटेशन में नीचे जाके रेफरेंस देखते हैं वो मौजूद ही नहीं है, रेफरेंस खोलते हैं तो वो ओपन नहीं हो रहा, ओपन कर रहे हैं तो वो नहीं है, कोई और खोल रहा है, प्लेजरिज्म ज़्यादा है आपका। ठीक है, जर्नल्स की गाइडलाइंस को आपने जो है वो इग्नोर कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद रिव्यूअर्स के जो कमेंट आए आपने उनको फॉलो नहीं किया, और उसकी जगह आपने जो है वो अपनी तरफ से चेंजिंग कर दी हैं, और सारे कमेंट्स उसके एड्रेस नहीं किए। तो ये वजह बनती हैं आपकी साइंटिफिक राइटिंग में फेलियर की, रिजेक्शन की। आखिर में क्या है जी कि आपने क्या करना है कि 10 रूल्स अच्छी साइंटिफिक राइटिंग के लिए कि स्टार्ट विद द प्रॉब्लम नॉट अ पेपर। पेपर माइंड में नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम माइंड में होनी चाहिए कि किस प्रॉब्लम को एड्रेस करना है, इस प्रॉब्लम के ऊपर काम किया जा सकता है, ये इसका जो है वो सबसे ज़्यादा चर्चा है, या इस पे सबसे ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं। रिसर्च गैप को फिल करने की कोशिश करें, क्लियर ऑब्जेक्टिव आपको पता हो। ठीक है, आपका जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है वो केयरफुली डिज़ाइन हुआ हो, डेटा आपने सारा करेक्टली एनालाइज किया हो, उसके अंदर कोई मिस्टेक ना हो,
पूरा पेपर एक स्टोरी बता रहा हो, ये ना कभी इस तरफ चला जा रहा हो, कभी कोई और ऑब्जेक्टिव बता रहा हो, कभी और कभी और कभी और। ठीक है, आपकी राइटिंग में क्लैरिटी होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए। ये ना हो कि मैं 3-4 लाइनें पढ़ूँ और बाद में मुझे समझ ना आ रही हो कि ये क्या कहना चाह रहा है। राइट जर्नल चूज़ करना है। आप एग्रीकल्चर फील्ड के हैं तो मेडिकल के जर्नल में पेपर पब्लिश करवाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आपको रिजेक्ट करेंगे, टाइम वेस्ट होगा आपका। मेडिकल फील्ड के हैं तो एग्रीकल्चर का जर्नल है उसको टारगेट कर रहे हैं, बिल्कुल स्पेसिफिक जर्नल होना चाहिए। और आगे मज़ीद ये भी है कि एग्रीकल्चर डोमेन की बात करूँ तो प्लांट पैथोलॉजी का बंदा है तो उसने आगे कोई जनरल स्पेसिफिक प्लांट ब्रीडिंग का जनरल है, जेनेटिक्स है जैसे, उसके बाद स्प्राउ जनरल ऑफ ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स है, तो उसमें पेपर जमा करवाने की कोशिश कर रहा है कि वो तो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो गया ना, तो वो सिर्फ ब्रीडिंग के ही पेपर लेगा। जो प्लांट तो जो स्पेसिफिक जनरल हो उसी के अंदर अपना जो है वो पेपर सबमिट करवाएं। रिव्यूअर्स के सारे कमेंट्स को एड्रेस करें। ठीक है, उनको आपने कोलैबोरेटर समझना है, उनको आपने अपना दुश्मन नहीं समझना। ठीक है, उनके सारे कमेंट्स को आंसर करने की कोशिश करें, उनको सेटिस्फाई करें। ठीक है, उसके बाद पब्लिकेशन जो होती है ये रिसर्च का एंड नहीं होती है, ये आपने ज़हन में रखना है, क्योंकि आप किसी एक चीज़ को एक वक्त में एक चीज़ को लेके चल सकते हैं, तो उसके बाद मज़ीद आपकी रिसर्च जारी रहेगी। एक पब्लिकेशन होगी, उसके बाद मज़ीद अगर आप साइंटिस्ट हैं तो आगे आप उसको लेके चलते रहेंगे कि मज़ीद रिसर्च प्रॉब्लम को देखेंगे, नई रिसर्च डिज़ाइन करेंगे, उसके ऊपर वर्किंग करेंगे। तो गुड साइंस जनरेट्स नॉलेज। गुड साइंटिफिक राइटिंग जो होती है वो आपके उसी नॉलेज को डिस्कवरेबल बनाती है, अंडरस्टैंडेबल बनाती है और उसी को यूज़फुल बनाती है। अगर साइंटिफिक राइटिंग नहीं होगी तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपका साइंटिफिक कम्युनिटी क्या काम कर रही है, क्या डिस्कवरीज हो रही हैं, उससे क्या फ़ायदा हो रहा है और क्या आउटकम्स आ रही हैं। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हो, आप अपने वो जो क्वेश्चंस हैं मुझे जो है वो व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। मेरे साथ अगर कोई साइंटिफिक कोलैबोरेशन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैं देता हूँ। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन ये है कि इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है। अच्छा, ये इम्पैक्ट फैक्टर जो है ना, ये वेब ऑफ साइंस देती है, और कह लें कि इम्पैक्ट फैक्टर ये होता है कि इस जर्नल के अंदर जो पेपर पब्लिश होते हैं इनकी कितनी साइटेशन होती हैं एक ईयर के अंदर। ठीक है, तो वो उसकी बेस पे इम्पैक्ट फैक्टर निकाला जाता है। तो इम्पैक्ट फैक्टर वेब ऑफ साइंस देती है, तो वेब ऑफ साइंस से जाके आप चेक कर सकते हैं कि ये जर्नल जो इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल है या नहीं है। तो जितना ज़्यादा इम्पैक्ट फैक्टर होता जाएगा उतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू, पब्लिकेशन फ़ीस और क्वालिटी उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होती जाएगी। अच्छा, उसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि प्रीडेटरी जर्नल्स क्या होते हैं। अच्छा, प्रीडेटरी जर्नल्स ये होते हैं कि आपने जो है वो कोई मिसाल के तौर पे फ्रंटियर इन प्लांट साइंस का जर्नल है, उसका 5 से 6 इम्पैक्ट फैक्टर है, तकरीबन 6-7 लाख रुपए उसकी फ़ीस है और बहुत हाई क्वालिटी पेपर उसके अंदर पब्लिश होते हैं। कोई आम बंदा जो है वो प्रीडेटरी जर्नल बनाएगा, वो फ्रंटियर इन प्लांट साइंसेज एंड आगे कुछ और लफज ऐड कर देगा, सारा बाकी सारा नाम वो रहने दिया। फिर वो वेबसाइट फ्रंटियर डाल के नीचे डैश कॉमे डाल के कोई 2-3 वर्ड्स और डाल देगा, तो वो एक प्रीडेटरी वेबसाइट बना देगा। और उस पर जो ISBN नंबर होगा वो आधा उससे मैच करता होगा, आधा नंबर कुछ उसके और होंगे। तो इस तरह वो प्रीडेटरी जर्नल होगा। तो प्रीडेटरी जर्नल से बचने के लिए हमेशा जब भी आपने जर्नल को सर्च आउट करना है, स्कोपस पे करें, उसकी वेबसाइट पे, वेब ऑफ साइंस पे जाके करें, और HEC की जो लिस्ट है वाई कैटेगरी की उसके अंदर जाके जब सर्च आउट कर लें उसके बाद ISBN नंबर लाजमी मैच कर लें। ISBN नंबर मैच करने के बाद आपको ये प्रॉब्लम जो है वो फेस नहीं करना पड़ेगी। दूसरा ये है कि जी BSc के बच्चे जो हैं वो कैसे रिसर्च पेपर लिखें। अच्छा, जो BSc के बच्चे हैं उनको मैं हमेशा बैचलर्स के बच्चों को रिकमेंड करता हूँ कि आप रिव्यू पेपर से स्टार्टअप लें, क्योंकि आपकी जो रिसर्च होती है वो मोस्टली MSc से स्टार्ट होती है। तो आप BSc के जो स्टूडेंट्स हैं वो रिव्यू पेपर से स्टार्टअप लें और रिव्यू पेपर लिखें। और हाँ, अगर वो कोई छोटा एक्सपेरिमेंट प्लान कर सकते हैं, 15 दिनों का, 20 दिनों का लैब या पॉट एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं तो ठीक है, फिर वो एक रिसर्च पेपर की तरफ भी वो जा सकते हैं। अच्छा जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम इस सेशन को जो है वो वाइंड अप करते हैं। अच्छा जी, इसमें क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि जी हम रिसर्च गेट पे और गूगल स्कॉलर पे अपनी आईडी कैसे बना सकते हैं। देखें, रिसर्च गेट और गूगल स्कॉलर पे अपनी आईडी बनाने के लिए आपको इंस्टीट्यूशनल ईमेल चाहिए होती है। तो
अगर तो कोई स्टूडेंट है तो वो अपनी एमएससी के दौरान बनवा सकता है, तो उसको जब वो 1 साल के लिए मिल जाती है तो आप उसके थ्रू अपना रिसर्च गेट गूगल स्कॉलर का अकाउंट बनाएं, बाद में अपनी उसमें जीमेल और याहू की ईमेल ऐड कर दें, क्योंकि वो 1 साल बाद बंद हो जाएगी, तो अगर आपकी दूसरी ईमेल उसमें ऐड होगी तो वो आपका अकाउंट चलता रहेगा। बाकी जितने भी जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी वैसे इंस्टीट्यूशनल ईमेल्स होती हैं, तो उनका ईजिली अकाउंट जो है उसके ऊपर बन जाता है। और इसमें मेरा आपको मशवरा ये है कि जो भी आपका पेपर पब्लिश हो उसको फौरी तौर पे जाके रिसर्च गेट पे गूगल स्कॉलर पे जाके फौरी तौर पे अपलोड कर दिया करें। उससे जो आपकी विजिबिलिटी इंक्रीज़ होती है, आपका रिसर्च पेपर जो है वो सर्च इंजन में आता है और आपका साइटेशन स्कोर बढ़ता है। जितना साइटेशन स्कोर बढ़ेगा उतना आपका जो है वो कह लें कि साइंटिफिक बैकग्राउंड आपकी मजबूत होगी, साइंटिफिक कम्युनिटी में उतना ज़्यादा आपका नाम बनेगा। अच्छा, मज़ीद क्वेश्चन जो है आप यहाँ पे सेशन को वाइंड अप करते हैं। जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये मुझे व्हाट्सएप करते जाएं, मैं उनको जो है वो कोशिश करूँगा कि वॉइस मैसेज में उनके क्वेश्चंस को आंसर करता जाऊँ। शुक्रिया।